नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष यूपीपीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और हमारे साथ हैं विपुल त्रिपाठी सर। दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आप दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, तो उसका जवाब मैं दे देता हूं आपको, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है, हम यहाँ कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाले आपको, ना ही विपुल सर कुछ पढ़ाने वाले और ना मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपको स्ट्रैटेजी बताते रहते हैं और बहुत सारे बच्चों को समय समय पर गाइडेंस मिलती रहती है, लेकिन ये सेशन स्पेशली हम लोगों ने इसलिए रखा है, उत्कर्ष परिवार ने ये सेशन इसलिए रखा है ताकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है, यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, किस दिशा में तैयारी करना चाहिए, कैसे आपको सिलेबस से गो थ्रू होना है, कौन कौन से सोर्स फॉलो करने हैं और क्या एक सही डायरेक्शन होनी चाहिए प्रिपरेशन की, इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ हैं विपुल सर। विपुल सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, धन्यवाद आपका और स्वागत है आपका सर इस सेशन में। धन्यवाद सर जी। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। जैसा कि वैभव सर ने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कैसे करें, तैयारी में कौन कौन सा अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करें, आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करें, इन सभी चर्चा परिचर्चा को आज हम यहाँ लेकर आए हैं और आप सभी के समक्ष आप पूरा का पूरा शुरू से लेके लास्ट तक, यानी बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे सारे विषय तैयार करें और साथ साथ अपना अप्रोच क्या रखें, इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत सर करते हैं सिलेबस से, यानी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे कि जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा की अगर हम बात करें, यानी पीसीएस की अगर हम बात करें, तो पीसीएस में 3 चरण होते हैं। एक आपका पीटी होता है, प्रीलिम्स, और आपका एक मेंस होता है, और तीसरा आपका इंटरव्यू का चरण होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफली सर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर पीटी का क्या सिलेबस होता है और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद हम लोग मेंस पर चलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग लास्ट की अपनी परीक्षा है जिसमें आपके व्यक्तित्व को जांचा जाता है, परखा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है विपुल सर कि हम इसको एक नाम दे देते हैं और इसका नाम मेरी समझ में हम रख देते हैं P2I प्रोग्राम। P2I का मतलब हो गया प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स से शुरुआत करते हुए एकदम आखिरी इंटरव्यू तक चलेंगे। ठीक है, और एकदम सही डायरेक्शन कि क्या करना है। चूंकि आपको बता दूं, इस एग्जाम के लिए विपुल सर मेरा ऐसा मानना है कि इस एग्जाम में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्या क्या छोड़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस चक्कर में रहते हैं, मार्केट में जो भी नई किताब आती है उसको उठा के ले आते हैं, कोई नई मैगजीन आती है उसको उठा के ले आते हैं, किसी नए पुराने सीनियर ने आपको कुछ बातें बता दी, 4 बातें बता दी, उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऑलरेडी देखिए सिलेबस बहुत वाइड है और इतने वाइड सिलेबस में आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि सर ने कहा कि देखो, सर के कहने का मतलब है रेलिवेंसी, है ना, कि आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए रेलिवेंट है। आदमी करता क्या है कि आदमी विषय में पीएचडी करने लगता है ना। अगर हम एग्जाम अप्रोच की बात करें तो जब तक आप इस तैयारी के जीवन में हैं जी, तब तक आपको रेलिवेंट कंटेंट ही पढ़ना है, वही कंटेंट पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। आपको किसी भी विषय में पीएचडी नहीं करनी है। यही गलतियां हम लोगों ने की है अपने जीवन में, है ना सर। और हम लोग पीएचडी करके क्या किए, इसीलिए सर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे जनरल स्टडीज, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप आयोग आपसे विषय विशेषज्ञ होने की डिमांड कर रहा होता तो वो सामान्य अध्ययन क्यों लिखता? वो शायद विशिष्ट अध्ययन लिखता सर। लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन। तो आपको जो भी सिलेबस में जो बातें लिखी हुई है उसका बहुत सतही स्तर पर सामान्य अध्ययन करना है। सतही स्तर से मेरा मतलब है कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा भी नहीं करना है कि किसी एक विषय में बहुत डीप चले गए और किसी दूसरे विषय को हमने इग्नोर कर दिया। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को तो इतना घोट के पढ़ते हैं और उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है, चाहे वो सर इंडियन सोसाइटी हो, सोशल जस्टिस है, आईआर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ऐसे सेगमेंट को आप छोड़ देते हो, छोटे छोटे सेगमेंट। मन भी नहीं लगता है, स्टैटिक में ज्यादा मन लग रहा है। यस, और जबकि आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सेगमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या फिर हिस्ट्री वाले सेगमेंट में आर्ट एंड कल्चर हो। सारे सेगमेंट दोस्तों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक सेगमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे और दूसरे सेगमेंट को इग्नोर कर देंगे तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे।
राइट। मिलाकर अगर एक लाइन में कहें तो आपको विषय की एक बेहतर समझ स्थापित करनी है, विषय में आपको समझ स्थापित करनी है, और उस विषय को सबसे बड़ी बात जैसे सर ने आपको बताई कि यहाँ पर हम लोग प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सारी बातें समझेंगे। तो एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, आप यहाँ 3 चरण जरूर होते हैं इस परीक्षा के, लेकिन अलग अलग तैयारी नहीं होती है इसकी। करेक्ट। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप ये मान के चला करिए कि हम कोई भी विषय पढ़ेंगे तो उस विषय का मेंस अप्रोच और प्रीलिम्स अप्रोच दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी उस विषय का फैक्ट भी हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और उस विषय की जो एनालिटिकल अप्रोच है उसे भी हम अपने अंदर लेकर आएंगे, यानी कि पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम अक्सर सर ऐसा देखा जाता है कि खासकर मतलब हम लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है, और ऐसा बच्चों का भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि शुरुआत में 6 महीने लोग प्रीलिम की तैयारी करते हैं, कंटिन्यू प्रीलिम की तैयारी। कुछ लोग तो इसलिए प्रीलिम की तैयारी करते हैं कि सर ऐसा है कि अगर हम प्रीलिम पास कर जाएंगे ना 2 साल हमको तैयारी का मौका और मिल जाएगा। खासकर फीमेल्स के साथ ये बहुत होता है, लड़कियों के साथ ये इशू होता है कि सर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा अगर प्रीलिम निकल जाएगा तो। उसमें होता क्या है कि वो लगातार 1 साल तक रट्टा मारते हैं फैक्ट का, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का निकल भी जाता है प्रीलिम्स। अगर आप लगातार फैक्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रीलिम निकल जाता है, लेकिन बाद में उसमें क्या होता है कि फिर मेंस में 3-4 महीने का आपके पास समय है और आपने अपने अंदर विश्लेषण वाली क्षमता विकसित नहीं की है, तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो आप 1 साल 2 साल जो भी आपके पास समय है उस समय का सदुपयोग करिए, और आप मेंस अप्रोच के साथ पहले दिन से पढ़िए, ठीक है। किसी भी विषय को जब आप पढ़िए तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ साथ उसका एनालिटिकल कॉन्सेप्ट सबको देखिए। बस मुद्दा सिर्फ इसका है सर ओरिएंटेशन का, बिल्कुल मुद्दा है ओरिएंटेशन का। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स जब नजदीक होगा तो आपके पढ़ाई करने का जो ओरिएंटेशन है दोस्तों वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव किस्म का ओरिएंटेशन हो जाएगा। और जब मेंस नजदीक आ रहा होगा या जब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो आपका जो ओरिएंटेशन है यानी विषय को पढ़ने का जो तरीका है वो दोस्तों सब्जेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्टिव मतलब यहां पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइट, जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, और जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे या प्रीलिम्स जब नजदीक आने वाला होगा तो उस दौरान आप क्या करेंगे, उस दौरान आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री भी वही है, ज्योग्राफी भी वही है, पॉलिटी भी वही है। पॉलिटी में भी आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट से मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और फंडामेंटल राइट से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जब प्रीलिम्स आ रहा होगा तो उस समय आप फंडामेंटल राइट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे उस टाइम आप फंडामेंटल राइट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी आपको लिखने का अभ्यास करना होगा। लेकिन एक बात यहां समझिएगा, सर के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब प्रीलिम्स आ रहा है आपके पास 1 साल है तो 1 साल आप सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं। सर ने ये नहीं कहा है, सर ने ये कहा है कि आप जैसे आपके पास 1 साल तैयारी का समय है, ठीक है, 1 साल आपका तैयारी का समय है, आप लगातार 8 महीने तक तैयारी कर रहे हैं, इस 8 महीने में आप अपने विषय तैयार कर रहे हैं, तो उस विषय को आप पूरा प्रीलिम का मेंस अप्रोच से पढ़िए। लेकिन अगर आपका 2 महीने अब प्रीलिम्स के बचे हुए हैं, तब उस 2 महीने प्रीलिम्स के बचे हुए हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप प्रीलिम्स पास कर ले जाते हैं, आपको लगता है कि आपके नंबर्स ऐसे हैं कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, तब आप अपने एनालिटिकल अप्रोच पे आ जाइए और आप जो है मेंस की तैयारी करिए। खैर जो आपने करी है, हाँ, साल भर जो आपने करी है। खैर इसमें देखिए, पहले भी ये बातें सर ने भी आपको बताई होंगी और आप चर्चा परिचर्चा में ये सुनते रहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा बंदा है जो सिलेक्टेड है, ठीक है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और एक है जो क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि तैयारी कर रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, अब देखो, जो प्रिपेयर कर रहा है मैं उसे मान के चलता हूं कि हाँ वो अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, मैं पॉजिटिव होके चल रहा हूं, ये मैं नहीं सोच रहा हूं कि आप टाइम पास कर रहे हैं, है ना सर, है ना, मैं मान के चल रहा हूं आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप विषय की बेहतर समझ। सर ये मान के चल रहे हैं कि आप एकदम सिंसियर स्टूडेंट हैं, हाँ, गंभीर और है। किसी भी प्रकार के आकर्षण में नहीं फंसे हुए हैं, सर का कहना है। जी बिल्कुल। और एक ये है कि जो क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है, तो आप में और इनमें क्या दूरी है, आप में और इनमें दूरी है सर रिवीजन की, आप में और इनमें दूरी है प्रैक्टिस की, और दूरी है रेलेवेंसी की, ठीक है, ये RPR, ठीक। अगर यहां तक आप पहुंच गए, आपने रिवीजन किया, आपने प्रैक्टिस की और आप रेलिवेंट मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। खैर चलिए सर, हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सिलेबस पर डिस्कशन, हाँ, पहले पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं सर।
ये सबसे पहले ये आपका 3 चरण होते हैं। एक आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है जो कि 400 नंबर की होती है। आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है वो 1500 अंक की होती है, और साक्षात्कार जो आपका होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का होता है। और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, इस प्रारंभिक परीक्षा में आपके यहाँ 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आप जानते हैं कि जो कि जीएस का पेपर होता है सर, और एक पेपर आपका होता है सीसैट का पेपर होता है। ठीक है, और सीसैट का जो पेपर होता है वो भी 2 घंटे का होता है, ये भी 2 घंटे का होता है। और सीसैट का पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन इस पेपर में भी ऐसा पिछली बार भी सर मैंने देखा था, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ठीक है, जो जीएस में पास हुए लेकिन सीसैट में फेल हो गए। ठीक है, आज भी ये देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऐसा देखिए, सीसैट को आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अच्छा आपने पहले बीटेक हैं, बीएससी हैं, आपको पहले से आपने प्रैक्टिस की है रीजनिंग मैथ्स वगैरह पर, ठीक है, तब आपको बहुत ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कम से कम 20 सेट जरूर सॉल्व करके जाएं, है ना सर। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप शुरुआत से, जैसे आप प्रीलिम्स के लिए आप मॉक करते हैं, वैसे सीसैट के लिए भी आप मॉक करें, है ना। हर संडे को आप प्रीलिम्स के लिए मॉक करते हैं तो सीसैट के लिए भी कहने का मैं इतना कहूंगा सर कि आप जो लोग सीसैट के सिलेबस से पहले परिचित हैं वो लोग भी कम से कम 20 मॉक इसका सॉल्व करें पेपर देने से पहले, और जो लोग परिचित नहीं हैं वो लोग शुरू से इसका मॉक करें। ठीक है, जब से आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जब से मॉक पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब से इसमें अभी आप देखो, इस साल भी सर अगर हम बात करें तो यूपीएससी का जो इस बार प्रीलिम्स पेपर हुआ है, मेरे कितने बहुत सारे नॉन स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी का सर जीएस तो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन सर वो इस बार सीसैट में फेल हो रहे हैं। और इसने भी रुलाया था, इस बार तो जीएस ने भी रुलाया था, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, खैर हम जीएस ने रुलाया था, लेकिन सीसैट लोगों को हर बार रुलाता है। तो सीसैट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप थोड़ा, और ऐसा कि नहीं ये बहुत टफ पेपर है, मॉडरेट लेवल का पेपर है, लेकिन समस्या क्या है सर, बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एकदम ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है यार 33% है, क्वालिफाइंग है, आराम से आ जाएंगे, लेकिन वहां जब जाते हैं तो वहां समस्या हो जाती है। तो आप थोड़ा सा इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए सर। अब इधर आ जाते हैं हम लोग इस पे जीएस पर। तो देखिए इसका सीधा सा है कि जब आप इसका सिलेबस मैं ओपन कर देता हूं। सिलेबस के पहले मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका। देखिए जनरल स्टडीज का पूरा सिलेबस के बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि आप कैसे पढ़ें। तो देखिए, पढ़ाई आपकी मेंस अप्रोच की होगी शुरू से ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैंने आपको पढ़ाया प्रियम्बल, ठीक है, तो प्रियम्बल मैंने आपको पढ़ाया, तो आप जो भी पढ़ते हैं कहीं से भी आप पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है आप मुझसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कोचिंग का और किसी ट्यूटर का महत्व क्या होता है, इसको मैं अगर एक लाइन में आपको समझाऊं तो ये महत्व होता है सर कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ कर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप तैयारी करेंगे, खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 2 साल 3 साल लग जाए, हाँ। लेकिन अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो समय आपका कम हो जाता है। जो बात आप हो सकता है 2 साल में सीखें, वो बात हमारे साथ जुड़कर, हमारे अनुभवों के साथ जुड़कर वो बात आप 2 महीने में सीख सकते हैं, 6 महीने में सीख सकते हैं। यही महत्व होता है कोचिंग का, ठीक है। और आजकल समय की कितनी वैल्यू है आप जानते ही हैं, ठीक है। तो जैसे हमने प्रियम्बल पढ़ा, तो पहले क्या होता था कि पहले सोर्सेज बहुत कम अवेलेबल थे। आज तो आपके यहाँ मार्केट में इतने ज्यादा संसाधन है, मल्टीपल सोर्स हैं आपके पास। आपको टॉपिक, सर आप तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं पिछले 20 साल के, मतलब हर विषय में अगर आप देखें तो मार्केट में इतनी किताबें हैं कि जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं हर विषय के, और हर टॉपिक के 20 साल के आए हुए जो सवाल हैं, चाहे वो आईएएस के हों चाहे वो पीसीएस के हों, वो सारे के सारे आपके यहाँ उपलब्ध है। तो आप क्या करिए, इस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद जाइए प्रीलिम्स के जितने सवाल आए हैं उन सवालों को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। शुरुआत में अगर आपने पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो सॉल्व करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके मेंस के सवाल ही तुरंत लिख लीजिए, जब पूरा विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप मेंस आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। शुरुआत में आप हाँ ये जरूर करिए कि मेरा जो अपना अनुभव है और जो बहुत सारे टॉपर्स एस्पिरेंट हैं उनका जो अनुभव है मैं वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ, कि आपने प्रियम्बल पढ़ा तो सबसे अच्छी रणनीति ये होती है कि उसके प्रीलिम्स के सवाल आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए तुरंत जितने भी आए हैं पिछले 20 साल में। और आप क्या करिए कि मेंस के पेपर उठा के लाइए पिछले 10 साल के, 20 साल के, और प्रियम्बल से रिलेटेड जितने मेंस के सवाल बने हैं वो मेंस के सवाल आप एक जगह अलग से कलेक्ट कर लीजिए और उसको देख लीजिए। मैं लिखने को नहीं कह रहा हूं, आप उसे देखिए कि हाँ ये सवाल सर बने हैं। जब आप पूरा विषय पढ़ लीजिएगा
तब उस पर प्रैक्टिस करना आप क्या करिएगा, शुरू करिएगा, क्योंकि चीजें इंटरलिंक होती हैं। आप पहले दिन से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत आ सकती है ना। तो ये है तरीका। अगर आप ऐसा बाद में जब आपका 2 महीने बचे, देखिए टेस्ट सीरीज सफलता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सर भी जानते होंगे, मॉक टेस्ट का है, टेस्ट सीरीज मतलब का है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, सुन लीजिए, ये हम दोनों लोगों का अनुभव है, हाँ, ठीक। बिल्कुल। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप मान लीजिए आप रेस से ऑलरेडी बाहर हैं। और मैं बताऊं सर, सबसे ज्यादा बच्चा डरता किससे पता है? प्रैक्टिस से। चाहे वो सर मेंस की बात हो या प्रीलिम्स की बात हो, सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है प्रैक्टिस। तो अपने अंदर का जो फियर है ना दोस्तों, सबसे पहले उसको बाहर करो आप। चाहे वो एमसीक्यू के प्रैक्टिस की बात हो और चाहे वो मेंस के आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस की बात हो, आपको अपने अंदर का फियर निकाल। मैं कहता हूं सर, 100 एमसीक्यू लगाया आपने, 100 में से चलिए 50 गलत होंगे, 60-70 गलत होंगे, क्या होगा? अगली बार तो इंप्रूवमेंट हो गई होगा ना। और सेम ऐसे ही सर मेंस के आंसर राइटिंग, आप क्या करोगे? पहली बार बहुत घटिया आंसर लिखोगे आप, एकदम सर से घटिया। मैं पूछता हूँ, ये बताइए सर, जैसे मान लीजिए आप तैयारी शुरू की जी, और आपने लगभग 40% सिलेबस अपना पढ़ लिया। राइट। अब 40% सिलेबस पढ़ने के बाद जैसे मैं आपको कहूं कि अब हर संडे आप एक मॉक देना प्रीलिम का शुरू कर दीजिए, तो क्या ये गलत रहेगा? बिल्कुल सही स्ट्रेटजी। सही स्ट्रेटजी है। आप हर संडे अपना मॉक करना शुरू कर दिए। अरे उसमें क्या होगा कि आप अगर आधा भी आपने पढ़ा है तो आप उसमें प्रैक्टिस होगी, आप सोल्यूशन देखेंगे धीरे धीरे करके। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 200-300 मॉक करके जाता है प्रीलिम्स में, तो कोई रोक नहीं सकता है कि उसका प्रीलिम्स ना निकले, अगर उसने पूरा पढ़ा है। सिंपल सी बात है, बहुत मतलब ये एक जेन्युइन फैक्ट है सर, कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, जैसे आपने 200-300 की मॉक की बात करी, ठीक। मैं फॉर एग्जांपल चलिए 100 मॉक की बात कर लेता हूँ, ठीक है सर। और एक पेपर में यूपीपीसीएस में तो खैर चलिए, यूपीएससी में जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग एक पेपर में आप औसतन कितने 100 मॉक लगाए आपने, और 100 मॉक लगाए तो सर ये 10,000 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आप सोचो 10,000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। 10,000 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है। यूपीपीसीएस की बात कर लेते हैं, 100 पेपर लगाए, 150 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, 15,000 हो गया, 15,000 क्वेश्चन हो गए। आप मुझे एक बात बताओ, और लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, 15,000 क्वेश्चन सर, बच्चा गलती पता है क्या करता है? बच्चा मार्केट गया, टेस्ट देके आया, और उस टेस्ट पेपर को सर उसने दोबारा उठा के कभी एनालिसिस नहीं किया, सॉल्यूशन ही नहीं देखा। सबसे बड़ी दोस्तों, मैं और विपुल सर जो आपको बात बता रहे हैं ना, ये वो बातें हैं, हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। हमने खुद ने गलतियां करी हैं। जो भी आज यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रहा है, बात कर रहा है, उसने गलतियां की है। मेरा हमेशा विशुद्ध रूप से दोस्तों इंटेंशन ये होता है कि जो गलतियां हमने अपनी तैयारी के दौरान करी है, वो गलतियां आप ना करें। अननेसेसरी हमें जो लंबा टाइम लगा है, ठीक है, वो इतना लंबा समय आप लोगों को नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए हम आपके साथ दोस्तों, उत्कर्ष परिवार इसीलिए आपके साथ कमिटेड है। और उत्कर्ष परिवार यूपीपीसीएस की तैयारी जो करा रहा है, सब एकदम शानदार टीचर है, और हर एक टीचर का यही इंटेंशन है कि हमें एट एनी कॉस्ट बच्चे का टाइम रिड्यूस करना है, उसको सही गाइड करना है। क्योंकि मार्केट में सर मिसगाइडेंस बहुत ज्यादा है, और बच्चा अननेसेसरी भटकता है। और इलाहाबाद प्रयागराज के मार्केट में तो कुछ ज्यादा ही सर मिसगाइडेंस, एक से अधिक सोर्सेज भी हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं। बच्चा जो है ये भी किताब उठा लेता है, ये भी किताब उठा लेता है। अब जैसे वेल नोन फैक्ट है सर, पॉलिटी के आप टीचर हैं, वेल नोन फैक्ट है कि पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी और उसके साथ आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। तो अननेसेसरी आप दूसरे रिसोर्सेज को क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोई भी किताब, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो एक रिसोर्स फॉलो करिए। सर मैं इसकी बात कर रहा था कि जैसे आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, ठीक, आपने एक टेस्ट पेपर लगाया। मैं कहता हूं सर, जैसे आपने एक टेस्ट पेपर को लगाने के लिए, मान लीजिए आपने 1500 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर लगाया, आपने 2 घंटे का समय लिया। और मेरा सर इतना मानना है कि आप 1 घंटे का समय जरूर निकालिए अब इसका एनालिसिस करने के लिए, तभी नंबर आगे चल के बढ़ेंगे, तभी नंबर आगे चल के बढ़ेंगे। देते रहेंगे ना, देते रहेंगे। जैसे क्या है कि अगर आप आज आपने पेपर दिया, आपके 80 नंबर आए, कल आपने दिया 81 नंबर आए, 82 नंबर। कुछ लोग क्या करते हैं सर कि क्या होता है कि पेपर कभी मॉडरेट होता है, कभी इजी होता है, तो लोगों के अंदर क्या होता है कि एक दिन उन्होंने पेपर किया, 80 नंबर आया, दूसरे दिन 90 आया, तो सोल्यूशन देखते हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि अगर आप डेली उस पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे, और सोल्यूशन देखने के बाद आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमने कहाँ गलती की है, किस टॉपिक में हमने गलती की है, कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, तो आप उसे पढ़ेंगे भी। तो उससे क्या होगा कि आपके नंबर धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर सर एक बात मैं इनको फॉर्मूला बताना चाहूंगा। योर जर्नी प्रीलिम्स के टाइम पे बात बताऊं, प्रीलिम्स के टाइम पे जब आप तैयारी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट को नहीं देखना है। फिर आपको क्या करना है, टेस्ट। तो योर जर्नी शुड बी फ्रॉम टेस्ट टू टेक्स्ट। तो टेस्ट टू टेक्स्ट का मतलब आप लोगों को समझा देता हूं मैं कि टेस्ट टू टेक्स्ट का मतलब क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका मतलब यह हुआ कि आप टेस्ट पेपर दीजिए,
टेस्ट टू टेक्स्ट जाना है, समझ रहे? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ में, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट और प्रेसिडेंट, ठीक? तो फंडामेंटल राइट और प्रेसिडेंट के आपने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक? अब आपने टेस्ट दिया, ठीक? मान लिया हमने कि 150 में से आपके 110 क्वेश्चन सही हुए हैं, 40 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं। तो अब 110 क्वेश्चन तो अगर आज आपके मॉक में सही हो रहे हैं तो आगे भी ये क्वेश्चन सही होंगे, राइट? तो अब आप किताब खोल के इन 110 क्वेश्चन का रिवीजन तो नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? आप देखेंगे वो मेरे 40 क्वेश्चन प्रेसिडेंट और फंडामेंटल राइट और प्रेसिडेंट में से वो 40 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपकी प्रेसिडेंट की जो न्यायिक शक्तियां हैं, आप वहां से क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हैं, तो आपको पूरा प्रेसिडेंट देखने की जरूरत नहीं है, आपको उस समय क्या करना है? सिर्फ न्यायिक शक्तियां देखना है। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में मेरा आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार जहां से बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए, बार बार आर्टिकल नंबर 22 से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, आर्टिकल नंबर 32 से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, आर्टिकल नंबर 20 से क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आर्टिकल नंबर 20-22 को दोबारा जाके किताब खोल के सीधे आपको सिर्फ उसी पेज पे आना है, पूरा फंडामेंटल राइट वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इससे दो फायदा होंगे। नंबर एक तो दोस्तों इससे आपकी इस फॉर्मूले से एक तो आपका टाइम सेव होगा, और दूसरा सर मेरा ऐसा मानना है एक्यूरेसी भी इससे आपकी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो आप सिर्फ उसका ही जाके रिवीजन कर रहे हो, बाकी तो आपको ऑलरेडी आता ही है, एग्जाम में भी उसको आप सही करोगे। समय भी बचेगा और आपका रिवीजन भी होगा। समय भी होगा, समय भी बचेगा और रिवीजन भी होगा, और रिवीजन जो होगा वो उसका रिवीजन होगा जिसको आप क्या कर रहे हो? बार बार गलत कर रहे हो। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, योर जर्नी शुड बी फ्रॉम टेस्ट टू टेक्स्ट, यानी पहले टेस्ट देना है, उसमें देखना है क्या गलत हुए, और फिर आपको अपने टेक्स्ट पर आना है। सर बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? बच्चे साल भर पढ़ते हैं, ठीक, और क्या करते हैं वो लोग, जब उनको टेस्ट देने की बारी आती है तो फिर से पूरी किताब खोल के बैठ जाते हैं वो, ठीक? लास्ट में सर, लास्ट में जैसे कि मान लीजिए कि आज एग्जाम है, ठीक है, राइट। तो लक्ष्मीकांत का रिवीजन करने बैठ जाएंगे। लक्ष्मीकांत का रिवीजन करें, प्रीलिम्स के 10 दिन पहले रिवीजन चल रहा है लक्ष्मीकांत का, ठीक है, लगातार उसका रिवीजन चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप एमसीक्यू पेपर उठा लीजिए, आप सॉल्व करिए। अब जो यहां जो नहीं बन रहा है, यहां जो गलत हुआ है, उसको आप एम लक्ष्मीकांत में देखिए, पूरी लक्ष्मीकांत एक बात और, एक सबसे बड़ी गलती यहाँ और हो रही है, आपको पता है सर, ये बहुत खतरनाक अप्रोच आजकल डेवलप हो गया है। अब पता नहीं जो है ये ऑनलाइन स्टडी की वजह से डेवलप हो गया है या जो है लोगों को देख कर डेवलप हो गया है, एक खतरनाक अप्रोच ये डेवलप हो गया है कि बिना पढ़े एमसीक्यू, बिना पढ़े एमसीक्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है। मतलब विषय आपने पढ़ा ही नहीं, आपने एनसीईआरटी उठाई ही नहीं, आपने लक्ष्मीकांत उठाई ही नहीं, आपने कोई लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, ये गलत है, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये अटेंड नहीं किया है, और लगातार आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उन्हीं को रट रहे हैं, उन्हीं को रट रहे हैं। ये बहुत बेकार है, ये रटने वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को बिल्कुल मत अपनाइए। मेरा ये कहना है कि अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जिस भी विषय के आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जब तक उस विषय को आप पढ़ नहीं रहे हैं, जब तक उसमें आप मूल समझ स्थापित नहीं कर रहे हैं, तब तक आप इस पे मत जाइए सर। आप एक टॉपिक पढ़िए, उसके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर पढ़ के करिए। बिना पढ़े एमसीक्यू जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है ना? फिर आपका समय भी बर्बाद होगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होंगे, आप क्या होगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, और सवाल वहां जाओगे ना तो भले रटे हुए हो, वहां जाके सवाल गलत कर दोगे अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो, और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वनडे एग्जाम नहीं है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम है, आगे चलकर मेंस भी देना है, करेक्ट है ना? इसलिए पहले आप लोग पढ़िए, किताब से पढ़िए, जो मूल टेक्स्ट है उससे पढ़िए, एक ही रिसोर्स को फॉलो करिए। उसको फॉलो करने के बाद आप जब लास्ट में आपका प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा होगा, उस दौरान आप क्या कर लीजिए, उस दौरान आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। लेकिन फिर से वही बोलूँगा कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो घर आके, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है दोस्तों, तो घर आके उस पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है करना। आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सर इसमें से जो एक टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, सबसे पहले लिखा हुआ है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। अध्यापक भी हैं करंट अफेयर के, सर की क्लास भी चलती है। उत्कर्ष परिवार का जो पीसीएस का चैनल है जी, यूपी पीसीएस उत्कर्ष जो चैनल है, उस चैनल पर सर की रोजाना क्लास चलती है सुबह 7 बजे, और सुबह 7 बजे सर की जो क्लास चलती है उसका अप्रोच फैक्चुअल नहीं है। अगर आप क्लास जाके देखेंगे तो उसका बिल्कुल फैक्चुअल अप्रोच नहीं है। सर का ये ध्येय रहता है, सर का ये उद्देश्य रहता है कि अगर कोई भी टॉपिक, जैसे वो भारत मलेशिया का संबंध पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी करंट से रिलेटेड टॉपिक है, भारत चाइना संबंध से रिलेटेड कोई टॉपिक है, भारत अमेरिका संबंध से रिलेटेड कोई टॉपिक है, या मान लीजिए कि कोई साइंस टेक का अगर कोई टॉपिक है, तो सर उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताते हैं।
ठीक है, उसकी चुनौतियां भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, किस लिए है, उसका पक्ष क्या है, उसका विपक्ष क्या है और उसके समाधान क्या है। यानी सर उस क्लास में पूरा प्रीलिम्स से लेके मेंस तक कवर करते हैं और साथ साथ फैक्ट भी बताते हैं कि आपके यहां प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप सर की क्लास से आप ये अपना कवर कर सकते हैं। बाकी अगर सोर्सेस की हम बात करें, हाँ, अगर हम देखिए, सर ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया कि आप रेलेवेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करिए, एक से अधिक सोर्सेस का इस्तेमाल ना करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि एनसीईआरटी को लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा, हाँ, जिसमें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसको पढ़ने के लिए क्या होता है कि इसको पढ़ने के लिए आप ढेर सारी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को क्या कर देते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एनसीईआरटी बाद में पढ़िए, एनसीईआरटी बीच में पढ़िए, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ूंगा। मैं बस आपको एक लाइन में ये कहना चाहूंगा सर कि एनसीईआरटी आपका शब्दकोश मजबूत करती है, आपके अंदर, हाँ, भाषा मजबूत करती है। एनसीईआरटी आपके भीतर विषय की एक बेहतर समझ स्थापित करती है। एनसीईआरटी आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप करती है, ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करती है, इसलिए आप उसे प्लीज इग्नोर न करें। मैं मानता हूं कि आपने लेक्चर अटेंड किया है, आपको आता है। मैं मानता हूं कि आपने हिस्ट्री की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, आपने अच्छे सोर्स फॉलो किए हैं, आपको आता है, ठीक है, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा भी अगर चाहते हैं कि कहीं कोई समस्या ना आए तो आप उसे इग्नोर ना करिए, आप पढ़िए जरूर। दूसरा सर, आजकल एक ट्रेंड आ गया मार्केट में, एनसीईआरटी का भी जिस्ट आ रहा है, हाँ, ब्रीफ आ रहा है, जिस्ट आ रहा है, भाई उसको नहीं फॉलो करना है। ऑलवेज फॉलो द ऑथेंटिक सोर्स, जो मूल स्रोत है। और मूल स्रोत क्या है? भारत सरकार के द्वारा पब्लिश की गई, एनसीईआरटी संस्था के द्वारा पब्लिश की गई एनसीईआरटी बुक्स, वो फ्री में अवेलेबल है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है और नहीं भी फ्री में अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है सॉफ्ट कॉपी में, तो सर खरीदना चाहिए। और दोस्तों, किताबें खरीदने में आप कंजूसी मत करिए, ठीक है, एनसीईआरटी किताबें खरीदने में ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपके द्वारा किया गया एक निवेश है, ठीक है, और इस निवेश का रिटर्न दोस्तों आपको बाद में जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। सर, भारत और विश्व का भूगोल है, तो भारत और विश्व के भूगोल के लिए सर मैं यही बोलूंगा कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी मैंडेटरी है सर, पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है कि आप जरूर पढ़िए। कोई एक टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर लीजिए, साथ में कोई भी एक टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। बहुत सारी मार्केट में टेक्स्ट बुक है ना, तो एक दो किताब जैसे हैं सर, जैसे डी आर खुल्लर सर की एक किताब है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। माजिद हुसैन सर की एक बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, वो आपको हेल्प करेगी जरूर, लेकिन सारी नहीं, कोई भी एक किताब। अब पता चला आप डी आर खुल्लर भी लिया है, आप माजिद हुसैन भी लिया है, आप महेश बर्णवाल भी लिया है, आपने अरविंद कुमार भी लिया है, आपने परीक्षा वाणी भी खरीद ली। नहीं, ऐसा नहीं करना है, कोई भी एक खरीदिए। मैं यहां ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब बुरी है। सारे ही किताब जिन लोगों ने लिखी है वो सब अपने आप में महान शिक्षाविद हैं, कोई किसी एंगल से कमजोर नहीं है। और हर व्यक्ति जब अपनी किताब लिखने का प्रयास करता है तो दोस्तों उसमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, बिल्कुल राइट। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि चाहे वो माजिद हुसैन सर की बुक ले लीजिए, चाहे आप डी आर खुल्लर सर की बुक ले लीजिए, चाहे वो अरविंद सर की ले लीजिए, या फिर आप किसी भी टीचर की आप किताब ले सकते हैं, चाहे आप परीक्षा वाणी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो भी फॉलो करेंगे सर, एक किताब फॉलो करते हैं, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। सर अगले जो है ज्योग्राफी के बाद जो है अगला है सर पॉलिटी। सर आपका सब्जेक्ट है, बताइए सर इसमें। बिल्कुल, पॉलिटी के लिए तो देखिए, पॉलिटी तो मैथमेटिक्स की तरह है, ठीक है, एकदम करके बताने से पहले एक बात और बता देता हूं कि डेली शाम को 8 बजे, ध्यान से सुन लीजिएगा, डेली शाम को 8 बजे सर आपके लिए एफर्ट डाल के लाइव क्लास ले रहे हैं उत्कर्ष यूपीपीसीएस चैनल पर, और जहां पर क्वेश्चंस पर चर्चा हो रही है, पॉलिटी के सर हैवी क्वेश्चंस ले रहे हैं। और एक क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, सर की जो सीरीज चल रही है सर, उस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। वो क्वेश्चन एक हो सकता है लेकिन उसके थ्रू आपके 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो शाम को रोज 8 बजे आप उत्कर्ष यूपीपीसीएस चैनल पर पॉलिटी में अगर अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो विपुल त्रिपाठी सर की क्लास आप जरूर अटेंड करिए। आपको पॉलिटी में किसी एंगल से भी कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होने वाली है। विपुल सर से ज्यादा गारंटी इस बात की मैं आप लोगों के लिए ले सकता हूं। तो पढ़ने के बाद, लेकिन पढ़ने के बाद रेगुलर आपको पढ़ना है और प्लस उसके साथ उसका रिवीजन भी करना है। सर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस एमसीक्यू का कोई फायदा नहीं होगा। मैं भले ही एक सवाल में आपको 10-10 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं या फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, मेरे सवाल क्या होते हैं, लेकिन वही सर ने जैसे बोला कि पहले आप टेक्स्ट पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, आप पहले टेक्स्ट पढ़िए, आप पहले एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, या पहले आप एनसीईआरटी किताबें पढ़िए, और उसके बाद फिर जो है सर का जो सेशन चल रहा है वो तो आपके लिए सोने में सुहागा है। सर जी आप देखिए, अब जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी मैथमेटिक्स की तरह है,
ठीक है, एकदम प्योर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा आप उसे रटने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप एकदम महसूस करिए सर, पॉलिटी को आप महसूस करते हुए पढ़ेंगे। और देखिए क्या है कि आप एक राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं, है ना। अब किसी भी आप राजनीतिक, कोई राजतंत्र तो है नहीं सर हमारे भारत देश में, है ना, डेमोक्रेसी है, राजनीतिक व्यवस्था है। तो एक अवेयर सिटीजन को भी ये चाहिए कि इस राजनीतिक व्यवस्था में जो जो व्यवस्थाएं हैं, जो जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट के बारे में जाने। पॉलिटी कोई ऐसे बड़ी चीज थोड़ी, देखिए किसी भी व्यवस्था, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप हमारी क्लास देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, तो आप यहाँ खड़े हैं और हमारी क्लास देख रहे हैं, तो अलग अलग कंपोनेंट हैं जो आपस में कनेक्ट हुए हैं, है ना। और उस कंपोनेंट जब आपस में कनेक्ट हुए तो एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के तौर पे आप हमारी क्लास देख रहे हैं। वैसे पॉलिटी में क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने के लिए, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और उसी में आपस में क्या समन्वय स्थापित किया जाता है। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए कितना सरल बात है, इन्हीं सारी बातों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी को हम एक राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। तो वही अप्रोच है जो पहले मैंने आपको बताया था कि आप कोई टॉपिक पढ़िए तो पहले उसके प्रीलिम्स के सवाल सॉल्व करिए, एज वेल एज जब देखिए मेंस के लिए क्या है कि अभी मेंस पे चर्चा थोड़ी देर, हाँ अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, तब तक आगे देख लेते हैं। सर ये देख लीजिए, इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक विषय, सतत विकास, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र की इनिशिएटिव्स आदि। अब देखो ये है इकोनॉमी। सर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, और ना ही ये पॉलिटिकल साइंस है, ना ही ये पॉलिटिकल साइंस है, ना ही ये इकोनॉमिक्स है। ये है पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और ये है इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो जो यहां पर आप पढ़ते हो ना, जो अप्लाइड पार्ट पढ़ते हो, वहीं यहां पर भी आपको अप्लाइड पार्ट ही पढ़ना है। और इसके लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सर इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस हो, सर करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक और इकोनॉमी ये दोनों ऐसे हो गए हैं ना, बहुत डायनेमिक, करंट से ही रिलेटेड, करंट से रिलेटेड ज्यादा ये हो सकता है आपसे फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन पूछ ले, है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। डायरेक्ट सवाल इन्फ्लेशन से, डायरेक्ट इन्फ्लेशन से डायरेक्ट सवाल आ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का टोटल बजट कितना है, ये, या अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कौन कौन सी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, वो भी सर यहाँ पर पूछ सकते हैं। सर मेंस में भी जो भी सवाल बन रहे हैं, खासकर अभी अपने यहाँ स्टेट सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा परंपरागत रवैया अपनाया है कि कुछ सवाल वो स्टैटिक डालते हैं, राइट। लेकिन अगर हम यूनियन में देखें तो यूनियन में जितने भी सवाल, चाहे वो टैक्स से बन रहे हैं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी से बन रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे डायनेमिक सवाल हैं, यानी सब जो है कहीं ना कहीं करंट से क्या है, इंस्पायर है। और साथ साथ देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जैसे सर ने आपको बताया कि अगर मैं थोड़ा तकनीकी रूप से स्पष्ट कर दूं तो पॉलिटिकल साइंस एक विषय होता है, है ना, और ये इसका पार्ट है ना। और जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, इंडियन इकोनॉमी उसका क्या है, एक हिस्सा, पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट सर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, भारतीय पर्यावरण पारिस्थितिकी। इसको बहुत इग्नोर करते हैं, इसको भी लोग बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्तों इसको इग्नोर नहीं करना है। और पिछले कुछ सालों से सवाल इसके भर भर के सवाल आ रहे हैं। और सुनिए बात ध्यान से, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करिए इसके लिए आप। एनसीईआरटी के अलावा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, करंट अफेयर से। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अभी कूनो नेशनल पार्क है, ठीक, आपको पता है दोस्तों कि कूनो नेशनल पार्क में जो है हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीते लेके आए हैं, और आपको पता है कि उन चीतों की भी डेथ हो रही है सर। तो अब आपके लिए एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, तो पहले तो ये बताना है। दूसरा, जो चीता जो जानवर है, चीता IUCN की कौन सी लिस्ट में शामिल है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हाल ही में सर बाघों की जनगणना हुई है, ठीक, तो बाघों की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाघ की जनगणना प्रतिवर्ष कितने साल में होती है। तो आप ये मान के चलिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, मतलब यहां से स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि हैबिटाट क्या होता है, आपसे पूछ लेगा निशे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। आपसे वो BOD पूछ लेगा, बायोलॉजिकल डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में पूछ लेगा आपसे वो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है सर, वो डिसीज से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, है ना, वो एयर पोल्यूशन से कौन सी डिसीज हो रही है, वाटर पोल्यूशन से कौन सी डिसीज हो रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये इसमें भी डायनेमिक सवाल आते हैं, है ना, जैसे एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, इससे भी डायनेमिक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल 8 गैसेस होती हैं, तो 8 गैसेस 8 मानक होते हैं, सॉरी, तो वो 8 मानक कौन कौन से हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर।
तो कुल मिलाकर इसमें आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, आपको एक तो पहले तो स्टैटिक पोर्शन इसका कवर करना ही, कोई भी सोर्स उठा लीजिए आप, उस सोर्स से आप स्टैटिक पोर्शन कवर कर लीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट में जो आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है वो दोस्तों याद रखिएगा, वो करंट अफेयर से जुड़े हुए जो मसले हैं वो जरूर आप तैयार करिएगा। और इसमें सर ये अगर एक देखा जाए तो हम लोगों ने एकेडमिक में भी हर जगह पढ़ाई हुई, हाँ हर जगह हम लोगों ने पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी रहता है विषय के रहा, अगर कुछ भी अगर किसी तकनीकी विषय को भी अगर आप पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के भी आप स्टूडेंट हैं, तब भी ये रहता है, ठीक है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में रहता है एक सब्जेक्ट के रूप में, आगे चल के लॉ में भी, ठीक है, हर जगह आप जहां देखेंगे वहां ये रहता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग रहता है, ठीक है। अब बात ये जरूर है कि एकेडमिक में हम लोग गलतियां करते ही हैं, क्योंकि क्या होता है कि एकेडमिक वाला जो अप्रोच है वो कभी कभी सिविल सर्विसेज में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि एकेडमिक में क्या होता है कि एकेडमिक में हम क्या करते हैं, गाइड आधारित पढ़ाई आजकल एकेडमिक में होती है, हम पूरी तरीके से पढ़ते नहीं, और एक गाइड आधारित पढ़ाई होती है, उस गाइड को पढ़कर हम पेपर देने के लिए चले जाते हैं। मतलब मान के चलिए लोग बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग में या अदर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में बच्चे करते हैं कि साल भर सेमेस्टर भर तो मौज करी और फिर भी एक रात पहले या 2 रात पहले, 1-3 दिन पहले पढ़ लिया। अरे वो तो छोड़िए सर, हमारे साथ तो ये होता था कि हमारे सीनियर्स और हम लोग जब जाते थे एग्जाम देने के लिए, तो क्या होता था कि मैथमेटिक्स का एग्जाम है या फिजिक्स का एग्जाम है, उसमें सोचिए ऐसे विषयों में क्या होता था कि आपने 10 सवाल पढ़े हैं, तो अगर वो 10 में 3 आ गया तो ठीक है, चौथा अगर नहीं आ रहा है तो जो 10 पढ़ा है उसी 10 में से कोई एक लिखना है। लोग यहाँ तक हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि भाई अगर जितना पढ़े उतना लिख के नहीं आएंगे तो उस पढ़ाई का अपमान हो जाएगा जो हमने 2 दिन पढ़ी है। लेकिन यहाँ ये अप्रोच काम नहीं आने वाली, यहाँ ये सब नहीं काम आने, यहाँ काम नहीं आ रही। और दूसरा एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी दोस्तों इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, चाहे वो अपने इंडिया के इंस्टीट्यूट हो या फिर वो बाहर के इंस्टीट्यूट हो, इंस्टीट्यूट के अलावा जितने भी सर अभी समय यानी कन्वेंशन जितनी भी हैं पर्यावरण में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अभी समय, चाहे वो नागोया प्रोटोकॉल हो, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एनवायरनमेंट में इस वाले सेगमेंट को तो बहुत अच्छे से आपको करना ही करना है सर। इसके बाद जो है अगला सेगमेंट है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए दोस्तों 9-10 6 to 10 सर मैं बोलूंगा कि जनरल साइंस के लिए 6 से 10 तक है, लेकिन विशेष रूप से आप 9-10 भी पढ़ लेंगे तो सब आपका कवर हो जाएगा। मतलब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है वो 6 से 10 पढ़े, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो 9th और 10th की किताब तो जरूर पढ़े। आप मान के चलिए इसके ऊपर की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात सर ये भी है कि साइंस में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप मान के चलिए कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो ही जाएंगे, क्योंकि आजकल वो अप्लाइड साइंस से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रहा है, चाहे वो फिजिक्स में हो या वो केमिस्ट्री में हो या फिर बायोलॉजी में हो। तो अप्लाइड साइंस के क्वेश्चन आपके कहां से सही होंगे, तो वो दोस्तों वही करंट अफेयर एक सबसे रामबाण है हर चीज के लिए, करंट अफेयर में भी वो आपका कवर हो जाएगा सर। इसके अलावा और इसमें भी क्या है कि साइंस में जैसे सर ने बताया कि तो क्या होता है कि जनरल साइंस को भी लोग इग्नोर करते हैं, राइट है ना, क्योंकि जनरल साइंस में क्या होता है कि अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि जनरल साइंस का क्या वेटेज प्रीलिम्स में रहता है। देखिए जैसे कि अगर इधर होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने किसका कितना वेटेज है, ट्रेंड ठीक है, एनालिसिस, हाँ ट्रेंड एनालिसिस जो चल रहा है इसमें किसका कितना वेटेज रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, किधर है सर जनरल, ये साइंस, ठीक है, साइंस का अगर हम देखें तो ये, तो इसमें क्या है कि इधर देखें, इधर 26, इधर 15, इधर 12, इधर 22, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या माइंडसेट क्या बना सर, इधर देखिए, अच्छा, और दूसरा माइंडसेट यहाँ 12 सवाल है, कम सवाल है, अब इधर माइंडसेट बना, अब यहाँ देखिए आप 26 सवाल आ गए, है ना। तो अगर आप इग्नोर करेंगे सर ना, तो इग्नोर करेंगे, पता चला अगली बार 26 सवाल या 20 सवाल आ गए, तो सभी विषय को महत्व दीजिए सर, किसी भी विषय को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे है ना, साइंस में 26 क्वेश्चन, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट आपको मिलेगा जहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली कम मिलेंगे आपको। इकोनॉमी में आप देख लो यहाँ 7, 8, 6, 13, जबकि सब्जेक्ट बड़ा है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट छोटा है। जबकि इसकी तुलना में आप सर ज्योग्राफी के अगर देखेंगे क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस 15, 18, 24 और 23। अब सर अगर विपुल सर अगर मैं ज्योग्राफी को और एनवायरनमेंट को दोनों को अगर मर्ज कर दूं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों को अगर मर्ज कर दूं, तो यहां एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ये है सर, देखिए 6, 9, 8, 22। मतलब आप सोचिए 2019 के परीक्षा में 22 क्वेश्चन दोनों मिलाइए और 23 क्वेश्चन, मतलब आपके पेपर में लगभग 43-44 क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के हैं। चलिए 2022 लेटेस्ट एग्जाम का देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन एनवायरनमेंट सर, 15 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से, तो आप 15 और 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मान के चलिए 21 क्वेश्चन हर साल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को अगर मिला लें तो दोस्तों 25 से कम प्रश्न आपको किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाले। इसी में आप अगर करंट अफेयर ऐड कर दीजिए, और इसी में सर यहां पर ये करंट अफेयर पर आप जरा आ जाइए, ले
2022 में सर तीनों देख रहे मिलाइए, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और current 40 क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। 39 ये है सर, 32 ये हैं, सॉरी 15 ये हैं, और इसके अलावा 6 क्वेश्चन ये हैं। 15 और 6 39 क्वेश्चन। आप इसके पीछे देखिए, इसके पहले देखिए 30, 39 और 22। आप देख रहे हैं 39, 30 एंड 30, 39, 30 एंड 39। मतलब आप देखो कि करंट सर 150 क्वेश्चन है, ठीक है, और लगभग 80 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन में सर अकेले 30 नंबर तो करंट अफेयर लिए बैठा है सर, ठीक है। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अगर मिला दे तो अकेले कम से कम सर 30 क्वेश्चन, तो आधा पेपर लगभग 40% लगभग तो यहीं से हो गया आपका। तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, ठीक है। और कैसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। हालांकि आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्कर्ष आईएएस के उत्कर्ष यूपीपीसीएस के प्लेटफॉर्म पे हमेशा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनकी क्लासेस रेगुलर चलती रहती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे वो दोस्तों ज्योग्राफी की हो या इकोनॉमी की हो। आने वाले समय पर मैं यूपी स्पेशल की भी क्लासेस लूंगा। सर पॉलिटी की क्लास ले ही रहे हैं, करंट अफेयर सुबह 7 से 8 पढ़ाई रहा हूं मैं, तो आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यहां पूरी टीम, उत्कर्ष यूपीपीसीएस की पूरी टीम डेडिकेटेड है, कमिटेड है आपके सिलेक्शन के लिए, बशर्ते आप हमें फॉलो करें और रेगुलर बेसिस पर मेहनत करते रहें। तो सर मुझे लग रहा है प्रीलिम्स के बारे में अपन ने पर्याप्त बता दिया है, तो चर्चा हो गई है। बस ये बात, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे देखिए यहाँ पर पूरा ये ट्रेंड एनालिसिस आपको दिखाया गया है कि कब कितने सवाल आए हैं। हाँ। तो जैसा कि अभी सर ने आपको कहा कि भाई देखो, आपको खुद से ये एनालाइज करना होगा कि किस विषय का कितना वेटेज पड़ रहा है, और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी। देखिए होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों का जब एग्जाम निकलता है सर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकलता है तो शुरुआत में बच्चों को अगर आप इंटरव्यू देखें बाद में, तो कहते हैं कि शुरुआत में जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो ये हमारा बहुत अच्छा था और ये हमारा बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी उनका निकल जाता है और पहली बार में ही वो फाइनल सिलेक्शन लेके जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्या कर लेते हैं कि अरे भाई एक सब्जेक्ट उनका नहीं तैयार है, लेकिन फिर भी अब वो यही एनालिसिस करते हैं कि अभी प्रीलिम्स है मेरा, मेरे पास 4 महीने का समय बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि जो ज्यादा वेटेज वाले हैं उनको पहले निपटा देंगे, और ज्यादा वेटेज वालों से सवाल हमारे गलत नहीं होने चाहिए। वो ये कोशिश करते हैं कि उससे सवाल उनके गलत ना हो। सर मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी हो गया सर, अब हम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का हमने सर ट्रेंड एनालिसिस किया, तो हमें ये पता चल गया कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में अगर दोनों मिला के 40 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वो, तो आपको कोशिश कर रहा है कि 40 में से हर हालत में आपका 35 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। सर बच्चा प्रीलिम्स में पता है क्यों बाहर होता है? सर बच्चा प्रीलिम्स में बाहर होता है चूंकि वो जो है जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उस पर सबसे ज्यादा वो नहीं, वो सब्जेक्ट फोकस करता है, और वहां से जब वो बच्चा क्वेश्चन गलत कर देता है, मतलब आप मान के चलिए जो आसान क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। देखो जो टफ क्वेश्चन है सर वो तो सबके ही गलत होते हैं, लेकिन जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे आते हुए मतलब इजी क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आप मान के लिए ट्रेंड चलता है। खासकर मैंने यहाँ पर देखा है कि इलाहाबाद वाली जो बेल्ट है, इस बेल्ट में मैंने एक चीज बहुत देखी है कि जैसे कि पेपर दे के बच्चा आया, अब बच्चा पेपर दे के आया तो उसमें क्या होता है कि आयोग कभी कभी पेपर इधर उधर 2-4 सवाल विवादित हो जाते हैं, 2-4 सवाल ऐसे हो जाते हैं जो मिसप्रिंट हो जाते हैं, कुछ भी इधर उधर हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए 150 सवाल है और इस 150 सवाल में 2-3 सवालों पर कुछ विवाद क्रिएट हो गया है, ठीक है, इस पर डिस्कशन लगातार 15 दिन तक चलेगा और इसी पर डिस्कशन चलता रहेगा। बाकी प्रैक्टिस नहीं, भाई 145 सवाल हैं उनको देख लिया जाए, उनका ट्रेंड चेक कर लिया जाए कि आगे चल के, है ना, आगे चल के ये सवाल हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसी पे चर्चा। तो ये सारी चीजें अपने अंदर से निकालिए। आप कहते हैं ना कि कठिन प्रश्न गलत करने वाले फेल नहीं होते हैं, जो आसान क्वेश्चन जो सरल प्रश्न जो है छोड़ के चले आने वाले, और सरल प्रश्न गलत करने वाले क्या होते हैं, फेल होते हैं। ठीक है भाई, तो इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से पता है कि आपको 40 आ रहा है, करंट अफेयर से भी आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो 40 और 30 दोस्तों 70 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो आप क्यों नहीं आप इसको सही करेंगे जब आपको पता ही है, आयोग ने बता रखा है कि भाई हम करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे, तुम पढ़ के आओ, हम ज्योग्राफी एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, तुम पढ़ के आओ, तो फिर आप पढ़ के आइए और गलत मत करिए। सबसे बड़ी पूरा तैयार हो जाता है,
हाँ। पूरा का पूरा विषय तैयार हो गया, आपने सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन तैयार कर लिए, हिस्ट्री तैयार कर ली, ज्योग्राफी तैयार कर ली, इन्वायरमेंट तैयार कर ली, तो करंटवा नहीं हो पाया था ना आपकी बार, इसलिए आपकी बार समझ में नहीं निकला। वो नहीं पढ़े, विषय तैयार करने में लगे रहे, लेकिन करंटवा नहीं हो पाया, इसी वजह से नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी कमजोरी तो है फिर सर। आपको करंट लग ठीक जाता है है फिर। हाँ हाँ, तो करंट बहुत जरूरी, करंट लग जाएगा आपको फिर। चलिए सर, थोड़ा मेंस पर चर्चा करते हैं ना? दोस्तों। इस एग्जाम की आन बान शान और जान, ध्यान रखिएगा, वो है मेंस। याद रखिएगा, आप कितना भी प्रीलिम्स कर लीजिए, कितना भी प्रीलिम्स, बहुत अच्छे से भावनाओं से कनेक्ट होकर एकदम सुनिएगा सर, एकदम जज्बाती होकर आज आपको बता रहे हैं, सब ठीक कुछ बता दे है। रहे हैं इस जितने- एग्जाम हाँ, की आन बान और शान वो है मुख्य परीक्षा। बिल्कुल। अगर आप मान के चलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आपने जबरदस्त तरीके से नहीं करी और आपने रेगुलर बेसिस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप मान के चलिए इस रेस से आप बाहर हैं। इस एग्जाम में मैंने अक्सर देखा है पीटी मास्टर होते हैं। कौन से मास्टर? पीटी मास्टर। तो हमें दोस्तों पीटी मास्टर नहीं बनना है, और पीटी मास्टर बन भी जाएंगे, बार बार पीटी निकाल भी लेंगे, तो आपको कोई गिनीज बुक में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपको दर्ज कराना नहीं है। पीटी मास्टर के साथ साथ कलेक्टर भी होते हैं, जानते हैं सर कौन से कलेक्टर? पीडीएफ कलेक्टर, पीडीएफ कलेक्टर, बुक कलेक्टर, पीडीएफ कलेक्टर, नोट्स पीडीएफ कलेक्टर, नोट्स कलेक्टर, तो ये पहले से ही कलेक्टर बन जाते हैं। अच्छा, और फिर वो फिर अपना टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, और फिर वो बाबा बन जाते हैं, गाइड करना शुरू कर देते हैं। आप सबको दोस्तों इन सब, भले ही आप, फिर हम लोगों को भी मैसेज करने लगते हैं कि सर आपके लिंक में यहाँ पे जो है वो करूंगा, ठीक है, मैं बाबा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने 10 साल तैयारी की है, आप आइए। लेकिन दोस्तों भले ही हम लोग सब ये मजाक अंदाज में बता रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। हकीकत ये है, मार्केट में बच्चा बहुत मिसगाइडेड है, और मुझे दिल से बहुत तकलीफ होती है विपुल सर, कि फेल हुए हैं सर, हम लोग जानते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है विपुल सर कि जब बच्चा मिसगाइडेड होता है। जब मेरे पास कोई बच्चा आता है और पूछता है कि सर मेरे से ये नहीं बन रहा है, मुझे सोर्स नहीं पता है, तो मैं उसको बैठा के समझाता हूँ कि ताकि बच्चा कोई भी मिसगाइडेड ना रहे, उसको ये ज़रूर पता रहे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भटकिए मत, कहीं अटकिए भी मत, सिर्फ एक दिशा में फोकस करके निरंतर जो इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ते रहिए। 10 लोगों की बात मत सुनिए, मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो मत करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एग्ज़ाम की आन बान और शान है मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको करना है। और दोस्तों मुख्य परीक्षा का मतलब होता है उत्तर लेखन अभ्यास। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा कौशल है जो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी स्किल है जो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो स्किल होती है सर उत्तर लेखन कला। हाँ, उत्तर लेखन कला। उत्तर लेखन कला। और उत्तर लेखन कला, देखो दोस्तों, कला जो है ना एक दिन में विकसित नहीं होती है। जी हाँ। एन आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। और कोई भी आर्ट, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो आपको कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, चाहे आपको नाचना हो, डांस करना हो, ये सब कला का हिस्सा है। चाहे आपको पेंट करना हो, और कोई भी व्यक्ति कला में एक दिन में माहिर नहीं होता। उत्तर लेखन भी दोस्तों एक कला है, और ये निरंतर नियत अभ्यास मांगती है। दोस्तों याद रखिएगा, इस एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप इस एग्जाम को तैयारी कर रहे हो और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको निरंतर अभ्यास करना है। अगर आप सिर्फ 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे फिर रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कल 10 पढ़े और आज 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, कल 15 घंटे पढ़े और आज सिर्फ 2 घंटा पढ़ा, नहीं। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रोज 4 घंटे पढ़िए। तो उत्तर लेखन की बात हम कर रहे थे, ये आर्ट है और ये आर्ट धीरे धीरे डेवलप होती है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी रेगुलर सर प्रैक्टिस कराता हूं, और हम एक नया प्रोग्राम भी आगे शुरू करेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया जाए। इस पर भी उत्कर्ष परिवार काम कर रहा है। सर क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी बात का आप मुझे उत्तर दीजिए, है ना, तो आप क्या करते हैं कि बोलकर उत्तर देने में बहुत सहज महसूस करते हैं, राइट, है ना। लेकिन क्या होता है कि वही जब मैं आपसे कहूं कि इसी बात को आप लिख कर बताइए, तब आप उसमें थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। डर, वही जो शुरुआत में मैंने बोला था, डर। चाहे वो ऑब्जेक्टिव का कारण क्या है जी, आप बोलकर मुझे उत्तर देने में बहुत सहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन लिख कर देने में असहज महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे का क्या कारण? एक सीधा सा कारण है, क्योंकि बोलकर आप उत्तर इसलिए दे ले रहे हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है आपको। एग्जैक्टली, कंटिन्यूअसली आपने उसकी प्रैक्टिस की है। अरे भाई आप बोल ही तो रहे हैं, है ना, शुरुआत से। लेकिन अगर हम देखें कि लिख कर बताना है तो उसकी प्रैक्टिस आपके पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप प्रैक्टिस करिए। देखिए मेरा जो मानना है, मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैंने जो अनुभव किया है, ठीक है, फेल होते होते हम लोगों ने, जैसे सर ने भी बहुत इमोशनल बात कही
कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मिसगाइड ना हो। सर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इधर उधर के कंटेंट फॉलो करते हुए, इधर उधर के सोर्स फॉलो करते हुए कभी ऐसा ना हो आपके साथ कि लगातार साल बीतता चला जाए, साल बीतता चला जाए। तो देखिए, हम लोगों ने भी असफलताओं से ही सीखा। आपके मन में यह बात आ रही है कि इतना अच्छा स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी खुद पर क्यों नहीं लागू कर लेते हैं? ठीक है, ये सवाल सर बहुत उठता है और ये सवाल आता है, बच्चों के अंदर आता है। तो सर देखिए, इन सारे के सारे फेलियर से हम लोगों ने सीखा है। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग फेलियर हैं, ठीक है। किसी एक विषय में हो सकता है हम लोगों को ज़्यादा ज्ञान हो, हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, हर विषय में उतनी ज़्यादा नॉलेज हम लोग नहीं एक्वायर कर पाए, सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों में हम लोग भी भटकते रहे, ठीक है। बहुत बार मेंस लिखने के कारण भी क्या हुए, फेल हुए, ठीक। तो मैं अपनी जो गलतियां हैं, उन गलतियों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। साथ साथ हम लोगों का जो पुराना एस्पिरेंट के साथ अनुभव रहा है, टॉपर्स के साथ बातचीत का जो अनुभव रहा है, उन अनुभवों को हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, जिससे कि आप गलतियां न करें। जब आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट का प्रीलिम का मेंस दोनों का पोर्शन आप लेके चलें। शुरुआत से हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ लेकर चलें, क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या यहीं आ रही होती है। हम लोगों के साथ भी ऐसा आया है कि हम लोग शुरुआत में क्या हुए हैं कि मेंस के पोर्शन को नहीं लेकर चले हैं, और बाद में बहुत दिन, तो मैं आपको सही बताऊं कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे तो 6-7 महीने ये समझने में लग गए कि हाँ, इंपॉर्टेंट चीज मेंस है ना, ये समझने में लग गया। और आज भी ऐसा होता है बच्चों के साथ, कंटिन्यू बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि बच्चों को समझने में लग जाता है बहुत सर क्या है, मेन से कंसेप्चुअल, और मार्केट में भी जो लोग आपको सिखाने वाले हैं वो शायद कुछ लोग ऐसे हों जो फैक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फैक्ट पढ़ाना भी आसान होता है। और हम भी और फैक्ट बताकर, सुनिएगा ध्यान से, फैक्ट आपने किसी के सामने 4-5 फैक्ट गिना दिए तो आपसे वो प्रभावित हो जाता है। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि फैक्ट सिर्फ याद करने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं होगा और उस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में जब तक आप दोस्तों लिख नहीं पाएंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो पीटी के आपके सामने कोई आ जाए और 4 फैक्ट बता दे फंडामेंटल राइट के, 4 फैक्ट बता दे हिस्ट्री के, तो दोस्तों घबराइएगा मत। उससे कहिएगा इधर आओ जरा, तुमने 4 फैक्ट बता दिए, मैंने सुन लिया, मुझे नहीं आते, तुमको आते, तुम इधर आओ जरा, मैं तुमको एक क्वेश्चन लिखने के लिए दे रहा हूँ, फंडामेंटल राइट पे दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट पे दे रहा हूँ, 1857 के आंदोलन पे दे रहा हूँ, चलो आ जाओ लिख के दिखाओ। अगर वो लिखने में सक्षम है तो बहुत बढ़िया। और देखिएगा, ऐसे लोग जो पीटी मास्टर बने फिरते हैं, उनका आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा वीक होता है। इसलिए अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आंसर राइटिंग प्रयास कर रहा हूँ। उसके पहले सर एक बार सिलेबस जरा गो थ्रू हो लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा सर के बातों में थोड़ा सा एक लाइन में जोड़ दे रहा हूं। जैसे कि सर ने कहा कि फैक्चुअल अप्रोच ज्यादा आजकल चल रहा है, और हम भी उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमका मतलब, मैं नहीं कह रहा हूं, हमका मतलब आप लोग जो है उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत सरल चीजें होती हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि लिख के दिखाओ। जैसे मान लीजिए कि मैं पॉलिटी का मास्टर हूं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एक छोटा सा जो बच्चे जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लोकसभा है, और लोकसभा का चुनाव आप लोग जानते होंगे कि एक तरीके का होता है सर, जिसे हम FPTP सिस्टम कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसे बहुल मत प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। और बहुल मत प्रणाली में ये होता है, वो पहले खंभा चुने एक प्रणाली होती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है वही जीत जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लोकसभा में सीटें करंट में ये 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो ये 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए फैक्ट है ना। 543 सीटों पर, आखिर इस 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है ना, प्रोसेस क्या है, ये आपके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट है। साथ साथ आखिर इसी प्रक्रिया से चुनाव क्यों हो रहा है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या एनालिटिकल पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट है। साथ साथ ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों हो रहा है। अब देखिए, आपने कहा कि लोकसभा का चुनाव एक सिस्टम से होता है, जिसे हम कहते हैं FPTP सिस्टम, ठीक है, बहुल मत प्रणाली, ठीक है। बहुल मत प्रणाली ये कहती है कि भाई, अगर मान लीजिए 10 कैंडिडेट आपके पास हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विजयी हो जाएगा, जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो। अब देखिए, अब ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आखिर इस बहुल मत प्रणाली के दोष क्या हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, ये एनालिटिकल पार्ट हो गया। अब देखिए, बहुत है छोटी सी बात, आप यहीं से क्या होंगे, निकल लेंगे। आपने ये फैक्ट पढ़ा, बहुत हुआ तो आपने ये पढ़ लिया कि चुनाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है, ये पढ़ लिया, लेकिन आप यहां तक आए ही नहीं। अब इतनी छोटी सी बात है सर, मैं आपसे कहूं कि FPTP सिस्टम में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सर, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ठीक है। कुल 1000 वोट हैं सर। A को मिला सर 200 वोट, B को मिला 100 वोट, C को मिला 50 वोट, इसको 40 वोट, ऐसे ऐसे करके सारे 1000 वोट बढ़ गए, है ना। अब आप बताइए सर, जीता कौन, ये जीता, ये वाला। क्यों जीता, क्योंकि उसको 200 मिल गए। लेकिन सर का कहना है यहाँ पर क्या, ये समझिए। हाँ सर, लेकिन इसको 200 वोट मिले, लेकिन ये जीत गया। 800 लोग क्या इसे पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे।
तो क्या दोष हुआ, क्या इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व की संभावना सब? क्योंकि हम भारत में बात करते हैं जनप्रतिनिधित्व की, हाँ, हम बात क्या करते हैं उचित रिप्रेजेंटेशन हो पाया सर? आप बताएं। नहीं हो पाया। तो आप ये लिख सकते हैं इसके दोष में ना कि इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व की संभावना कम। सेम इसी तरीके सर बार बार क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा की चुनौतियां बताइए। हाँ, राज्यसभा की चुनौतियां बताइए, राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है, हाँ क्या प्रासंगिक रेलेवेंसी क्या है, ठीक है, ये पूछता है। इतिहास में भी पूछता है, गांधी जी नहीं रहे, है ना, लेकिन गांधी जी की प्रासंगिकता आज भी है, टिप्पणी करिए, उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी है, ऐसे टिप्पणी करिए। ऐसे भूगोल में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है सर, है ना, कि क्या भारतीय मानसून को एक जुआ कह सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल, राइट, किसानों के क्षेत्र में तो एक जुआ हो गया, भारत कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती है, लेट आता है, मानसून की बहुत सारी समस्याएं चैलेंज, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल मेंस में जो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों वो आपके लिए है क्रिटिकल एनालिसिस, है ना, समालोचनात्मक मूल्यांकन वो करना बहुत जरूरी है। सर पहले वाले के बारे में बताइए सर थोड़ा सा, पहले तो आप हिंदी की इंपॉर्टेंस बता दीजिए कि कितनी ज्यादा है मुख्य परीक्षा। पहले सीसेट है, सीसेट प्रैक्टिस बता ही दिया था मैंने आपको। हाँ, एक मिनट में ओपन करता हूं सर। मुख्य परीक्षा लिखित सामान्य हिंदी, सर ये सामान्य हिंदी का है। हाँ, सामान्य देखिए क्या है कि हिंदी में कुल मिलाकर जो आपका ये 1500 अंकों का मेंस हो रहा है, इस 1500 अंकों में आप देख रहे हैं कि 6 पेपर आपके जीएस पेपर 1 पेपर 2 पहले ऑप्शनल भी होता था, ऑप्शनल चला गया, अब सर का सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, यूपीएसएस। सर बहुत खुश है जब से ये दोनों विषय आया है कि आपको उचित मार्गदर्शन दे पाएंगे, ठीक है। अब यूपी स्पेशल के 2 विषय जुड़ गए हैं, तो ये जो 4 आपका है प्लस 2 हो गया, जो यूपी स्पेशल के जुड़े हैं 4 2 6 हो गया आपका, और इस 6 से अगर आप 200 नंबर का देखेंगे तो सर ये आपका हो गया 1200 नंबर, ठीक है, प्लस बचे आपके 300 नंबर, ठीक है, और ये 300 नंबर आपके क्या है, हिंदी के हैं। हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में जो 2 पेपर आपके होते हैं कंपलसरी पेपर होते हैं, ठीक है, एक निबंध का पेपर होता है, निबंध में आप के लिए 3 भाषाएं होती हैं, एक हिंदी भाषा होती है और एक इंग्लिश होती है और उर्दू होती है, और तीनों में आप किसी भी भाषा को चयन कर सकते हैं, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है कि ये हिंदी और अभी आप देखेंगे कि एक एथिक्स, ये 2 ऐसे हैं कि जो आपको रैंक दिलाते हैं। ऐसे, हाँ, एथिक्स एंड हिंदी, ऐसे जनरल हिंदी और एथिक्स ये आपको रैंक दिलाता है। क्यों ये आपको रैंक दिलाता है? क्योंकि आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। हिंदी में नंबर ज्यादा आते हैं, हाँ, नंबर ज्यादा आते हैं, निबंध में जब नंबर ज्यादा आते हैं, एथिक्स में भी आप नंबर 120 से ज्यादा तक ले आ सकते हैं। आए हैं बच्चों के, आए हैं, बहुत सारे बच्चों के नंबर आए हैं, 130 135 तक नंबर आए हैं बच्चों के। यहाँ से अगर आपने नंबर गेन कर लिए तो आप रैंक में आगे जाएंगे, ठीक है, आप पहली रैंक पे आएंगे, दूसरी रैंक पे आएंगे। और देखिए इसको इग्नोर नहीं करना होता है। हिंदी व्याकरण जो आता है, जैसे जनरल हिंदी में क्या है, जनरल हिंदी का जो व्याकरण का लेवल होता है वो हाई स्कूल के व्याकरण का ही लेवल होता है, बस उसमें प्रैक्टिस मांगता है। मेंस की भी जो परीक्षा उसकी होती है, वो मेंस की भी परीक्षा इतनी टफ नहीं होती है कि इसमें आपको किसी तरह का मुश्किल का सामना करना पड़े। उसमें भी आप प्रैक्टिस करिए, पेपर सॉल्व करिए, उसके साथ साथ जो रेलेवेंट बुक्स हैं वो रेलेवेंट बुक्स पढ़िए और एग्जाम दीजिए, लेकिन हाँ इग्नोर मत करिए और उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लीजिए जिससे कि आपके ज्यादा नंबर गेन हो जाए। अच्छा सर, आप ये बताइए, देखिए कि 300 नंबर का है, हाँ, और उधर 1200 नंबर का मसला है। बिल्कुल, 1200 के लिए बच्चा साल भर जूझता है जी, ठीक है। मैं सर उसमें से एथिक्स को भी हटा देता हूँ, 1000 मान लेता हूँ, 1000 मान लेते हैं। 1000 के लिए बच्चा साल भर जूझता है, यानी जीएस 500 बचाइए, GS 1 2 3 के लिए बच्चा साल भर जूझता है। इधर लिखिए सर, GS 1 2 3 के लिए बच्चा जो है 1 2 3 के लिए बच्चा साल 1 2 3 ओनली, GS 1 2 3 ओनली, हाँ 1 2 3 के लिए बच्चा, इसके लिए आपने 1 साल पूरी तैयारी, 1 साल मतलब पूरे टाइम, आप ज्यादातर टाइम यही पढ़ते हो। और वेटेज कितना है इसका सर? 1000, ठीक। अब सर इधर है आपका 4 एंड हिंदी, 4 एंड हिंदी, और इसी हिंदी में आपका ऐसे भी शामिल है। हाँ, हिंदी में दोनों, मतलब फर्स्ट पेपर भी इसका और निबंध का पेपर हाँ, भी। मतलब इसमें जहां पर ये जनरल हिंदी हो गई, हाँ, ये जनरल हिंदी कर देते हैं, ये निबंध, हाँ ये हो गया आपका जनरल हिंदी और ये निबंध, ये 300 हाँ, प्लस 200 का वो है, ये है एथिक्स आपका, हाँ, एथिक्स, ये 500, तो 500। अब आप मान के चलो, आपको पता है इस 500 में बहुत आराम से आप 300 तक भी स्कोर कर सकते हो, बहुत आराम से गेन कर सकते हैं, 300 तक भी गेन कर सकते हो। और समय कितना देना पड़ेगा? हार्डली सर मैं बोलूं तो 60 दिन में आप इस 500 के तैयार कर सकते हो, 60 दिन में, बिल्कुल 60 दिन में मैं मान लेता हूं 30 से 35 दिन तो आप ले लो एथिक्स के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग डेज बचे 25-30 दिन के लिए, 25-30 दिन आप दे दो हिंदी को। और निबंध एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों कि निबंध ऐसा नहीं कि एकदम आखिरी में जब पेपर आएगा तब उसके 1 महीने पहले निबंध, नहीं, निबंध ऐसा नहीं है। निबंध का सर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में तो वही बात लिखी हुई जो GS 1 2 3 में, बिल्कुल, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वही है सर, कल्चर है।
है ना। Current और affairs उसके से अलावा inspire होके आता है। और उसके अलावा समसामयिक विषय है हाँ, सर। current तो affairs से inspire आप होके। तो ऐसा मान के चलिए कि जब भी आप बोर हो रहे हैं कि यार मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, है ना, तो आप क्या करिए, हफ्ते में या एवरी फोर्टनाइट आप एक निबंध लिख लीजिए। और निबंध लिखने का प्रयास मुझे लगता है सर रेगुलर बच्चे को करता रहना लगातार करते चाहिए। हैं। और आप सोचो यहां पर निबंध लिखने का प्रयास अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो बड़े आराम से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो मामला। तो सोचो 1000, और सर यहां 1000 में ईमानदारी की बात बताऊं तो 450 लाने में पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल छूट जाते हैं। 450 नंबर नहीं आते यहां पर, मैं 50% से भी कम लिखा है, 100 नंबर आते हैं सर, 100 नंबर। वही बता रहा हूं। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोगों के 100 नंबर, 90 नंबर, 80 नंबर आते हैं। वही बहुत बता- अच्छी जिसकी तैयारी रहती है, पता चला 100 नंबर इसीलिए बोल रहा हूं सर, ये इस 1000 में विपुल सर 400 450 तक पहुंचने में पसीने छूट जाते हैं। जबकि दोस्तों यहां 500 में आप बड़े आराम से 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि देखो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है तो साल भर उसको पढ़ रहे हैं और इसको इग्नोर कर रहे हैं। हमें भैया चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए हम वो करेंगे जो एग्जाम की डिमांड है। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये एक स्ट्रेटजी को जो है भले ही आप पेपर पर नोट डाउन कर लो और जहां पढ़ते हो टेबल में चिपका दो ऊपर, ताकि आपको जीवन भर याद रहे। जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक आपको याद रहे कि 1 2 3 में साल भर देने के बावजूद भी यू कैन नॉट स्कोर मोर देन 400 और 450, बट हेयर यू कैन स्कोर अप टू 350 जस्ट गिविंग ओनली 60 डेज। सिर्फ 60 दिन देकर आप इतना यहां पर स्कोर। आपको कम लग रहा है तो थोड़े दिन बढ़ा दीजिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं एब्सोल्यूट सेंटेंस बोल रहा हूं यहाँ 60 दिन में तैयार हो जाएगा। ज्यादा भी कर ठीक सकते है, हो, 70 दिन हाँ, मान लो। एकदम पूरी तरीके से जो है ये आत्यांतिक लाइन नहीं है। सर के कहने का मतलब है कि आप कम समय में ये दोनों विषय तैयार कर सकते हैं और कम समय में आप ज्यादा स्कोर करने वाले 2 विषय तैयार कर सकते हैं। एग्जैक्टली, है ना। ठीक है सर। जी, तो चलिए सर आगे पहला आते हैं सर। जो था अपना हिंदी की बात चर्चा हो ही गई, हाँ, है ना। हिंदी के दोनों पेपर की चर्चा हो गई। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं निबंध जीएस के। हाँ। निबंध भी सर आप देखोगे तो टॉपिक आप देखो तो वही साहित्यिक सांस्कृतिक है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र है और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र के विषय है। ठीक ये है, भी अगर आप देखते हैं, ये भी अगर आप देखें तो ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आर्ट एंड होता है। कल्चर और हिस्ट्री वाला कल्चर से सेगमेंट आपका संबंधित कवर कर ही होता रहा है। ये भी देखा जाए तो आपका सोशल इश्यूज से संबंधित होता है, सोशल जस्टिस से संबंधित होता है, इवन ये पॉलिटी गवर्नेंस से भी संबंधित होता है। राजनीतिक क्षेत्र ये भी अगर आप देखें तो इतिहास से भी संबंधित होता है, साथ साथ ये पॉलिटी से भी संबंधित होता है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनरल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक। तो टोटल मान के चलिए आपके पास सर 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा, तो यानी 3 खंड है तो सर वही लगभग 150 नंबर हो गया आपको। 150 नंबर का मतलब इन तीनों में से आप इन तीनों में से मतलब ये जो तीनों टॉपिक आपके लिए दिए गए हैं, इन तीनों में से एक आपको लिखना ही लिखना है। 3 खंड आएंगे और 3 में से एक एक लिखना है और 50 अगला खंड ये है, अगला खंड ये है। ठीक है, ये अगला खंड ये है साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस। जी, अब क्या बताओ, ये आप GS3 में नहीं पढ़ रहे क्या? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, GS3 में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं। और जो सेक्शन 4 है यानी तीसरा जो सेक्शन है, यहाँ से करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी में देखो पढ़ रहे हैं। ये करंट अफेयर हम कर ही रहे काम इस पर। ये ज्योग्राफी, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये प्राकृतिक इको में आपदा, पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना, ये इकोनॉमी में पढ़ रहे हो आप। तो यहां से एक निबंध लिखना है आपको, यहां से एक निबंध लिखना है, और दोस्तों और इस वाले सेगमेंट से ये आगे इधर यहाँ से इस वाले सेगमेंट से आपको एक निबंध लिखना है। तो तीनों सेगमेंट से एक एक निबंध लिखना है और तीनों का जो है वेटेज वही 50-50 नंबर का, 150 नंबर में आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हैं काम। सर ये पहला सेगमेंट है GS1 GS1 का है। इसमें सर आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री, दूसरा इसमें देखने को मिलेगा बच्चों ज्योग्राफी, और तीसरा इसमें आपको देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री में ही आगे हिस्ट्री एंड कल्चर ले लेते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया नंबर 1, दूसरा ज्योग्राफी हो गया, और दोस्तों तीसरा आपको मिलेगा यहां पर इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। सर इसमें क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का कला, प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। यानी इसके कहने का मतलब ये, इस पूरी लाइन के कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री वाला पार्ट तो आपको कवर ही करना है, साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर वाला भी पार्ट क्या करना है, कवर करना है। दोनों कवर करना है। तो शुरुआत से जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तभी से ये पढ़ना है। अब ये हम लोग इसको प्रीलिम के बाद समझा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आप पहले जो चीज समझा चुके हैं सर लोग वो पहले कर लेना है फिर उसके बाद आना है, शुरू से। हाँ, कल्चर में क्वेश्चन तो प्रीलिम से भी आता ही है। हाँ बिल्कुल, फोक डांसेस से आता है, फोक म्यूजिक से आता है, फोक म्यूजिक, फोक डांस आता है। अब तो उत्तर प्रदेश का भी कल्चर जुड़ गया है, पेपर 5 में। हाँ, पेपर 5, पेपर 6 में भी ये सारी चीजें शामिल होंगी। ठीक है, अब दूसरा ये बहुत वेटेज वाला है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया को क्या करते हैं,
बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाता है, और आप लोग पढ़ते भी हैं, Modern मॉडर्न India इंडिया ज्यादा जानते पढ़ते भी हैं, लोग ज्यादा भी पढ़ते हैं बच्चे, इसको। बल्कि बच्चे सर मेडाइवल को एक बार इग्नोर कर देते हैं। शेड्यूल को इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको पढ़ते भी हैं। तो इसके लिए सबसे रेलेवेंट सोर्स आप जानते हैं एनसीईआरटी होता है, ठीक है। एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, साथ साथ कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी की जरूरत नहीं है। बिपिन चंद्रा है, ठीक है। अगर इसके लिए भी रेलिवेंट सोर्स जैसे आर एस शर्मा है, आप फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। बिपिन चंद्रा सर ने लिखा, ये भी फॉलो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम को भी लोग फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम हाँ, फॉलो करते हैं, थोड़ा आप सा भी ब्रॉड है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सर बताने में कोई समस्या नहीं, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम भी आप फॉलो लेकिन कर एक सकते ही करिएगा, हाँ। इस बात का एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी हाँ। करिए, एनसीईआरटी करने के बाद आप स्पेक्ट्रम पे आ सकते हैं। सर स्पेक्ट्रम की खास बात ये है सर कि स्पेक्ट्रम मोर और लेस सर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनी है। हाँ बिल्कुल। बिपिन चंद्रा जो बुक है वो ऐसा Academic। वो एकेडमिक्स के हाँ, लिए academic तो purpose जब आप दोस्तों स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, तो स्पेक्ट्रम में जो बताने का जो तरीका है वो आंसर्स के फॉर्मेट में है, मतलब वो डायरेक्टली आपके लिए नोट्स का काम कर रही है। एक्चुअली समस्या सर ये आती है ना कि स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा है, हाँ। चीजें बहुत ज्यादा लिखी हुई हैं। हाँ। तो शुरुआत में क्या होता है कि हम उसे पढ़े नहीं रहते हैं, जब उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको बोरिंग लगने Boring लगता लगता है। है। हमको ये लगता है अरे यार इतना है, हाँ। इतना पढ़ना है, ठीक इसीलिए है। एनसीईआरटी पहले हाँ, इसलिए पहले आप पढ़ लीजिए, लेक्चर ले लीजिए, आप फिर पढ़िए। नहीं, जैसे बच्चे अगर पहले बिपिन चंद्रा पढ़ लें हाँ। तो एक कहानी के रूप में आपने इतिहास पढ़ लिया, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बिल्कुल। कहानी के रूप में आप इतिहास पढ़ लीजिए। अब आप आइए अब आपको अब आ जाइए आप स्पेक्ट्रम पे, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है दिया हुआ है नोट्स के फॉर्मेट में, है ना, मतलब आपको वहां पे पॉइंटर्स मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1857 की क्रांति के उत्तरदायी कारण, तो वो पॉइंटर्स है वहां पर, तो पॉइंटर्स में आप नोट डाउन, समाज सुधार आंदोलन, पॉइंटर्स दिए हुए पॉइंट आपके लिए काम आ जाएंगे। अब जैसे अगला पॉइंट आपका ये दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। सबसे देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जिन चीजों से इंस्पायर होकर कभी कोई पॉलिटिकल सिस्टम जन्म लेता है ना, या जिन चैलेंजेस को कभी फेस करते हुए कोई सिस्टम आया है, या कोई राज्य या कोई देश जिन चुनौतियों को फेस करते हुए आया है, अगर उस राज्य में किसी भी बड़े पद की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी तो ऑलवेज रिमेंबर कि उन चुनौतियों को जरूर पूछा जाएगा। करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जो है आपका मॉडर्न इंडिया का, ठीक है। अब उसी का एक पार्ट ये लिखा हुआ है कि अपना योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ठीक है। तो ये इसमें आप मान के चलिए 1947 से लेकर 1965 तक की आजादी के बाद भारत, आजादी के बाद भारत की 1965, मतलब जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या हमारा जो 1965 का जो वॉर हुआ था, वहां तक की सारी घटनाएं आप बिल्कुल पढ़िए, और इसके लिए भी आराम से आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। गुहा साहब की बुक आती हाँ है, हाँ हाँ, गुहा की बुक है, गुहा सर की बुक है, वो पढ़ सकते हैं। वैसे भी नोट्स मार्केट में बहुत सारे हाँ, इसके लिए मैं बोलूंगा सर कि बहुत ज्यादा बुक वगैरह को फॉलो ना करके आप किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए। उत्कर्ष के भी नोट्स हैं, अवेलेबल है, आप उत्कर्ष के नोट्स ले लीजिए, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं सर, बताइए सर जी। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप देखिए अर्जुन देव की किताब आती है, बहुत मोटी किताब, बहुत मोटी किताब है, लोग फॉलो करते हैं। मैं तो ये कहूंगा जीएस माथुर, हाँ जीएस माथुर की बुक आती है। अब मैं तो यही कहूंगा इसमें एक रेलिवेंट सोर्स आप कोई नोट्स के रूप में फॉलो करिए। मैं नोट्स ही फॉलो करना चाहिए। मैं बोलूंगा सर कि ये जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट पे ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत काम कर रखा है। तो जब किसी ने मेहनत कर रखी है तो आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? कुछ बातें सिविल सर्विसेज में ऐसी होती है ना कि जिसमें सर हमेशा बहुत सारे लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सर हैं 2 घंटा आपके लिए करंट अफेयर पे मेहनत कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप पेपर का फोटो खींच रहे हो। 2 घंटा नहीं सर, और ज्यादा समय लग जाता है। हाँ, और 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। 3.5 घंटा जो है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने 1 घंटे की क्लास के लिए। हाँ, 1 घंटे क्लास के लिए। और आप क्या कर रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस की फोटो खींच रहे हैं, उसको अपने नोट्स में चिपका रहे हैं, वहां से करंट अफेयर कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा, और उसमें उनको ये तो कर रहे हैं ना। नहीं, फोटो भी खींच के चिपका रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि इस इंडियन एक्सप्रेस में से काम की बात क्या है, एग्जाम के लिए निकालना क्या है, आंसर के लिए क्या निकालना है, ये नहीं पता है। तो मत करिए इतना एफर्ट, मत लगाइए। हम लोग ये सब करके बहुत, जो भी सोर्सेज हैं, जो भी रेलेवेंट सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको आप फॉलो करिए। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दर्शन शास्त्र और साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फाजीवाद इत्यादि वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा टॉपिक है। तो आप कोई भी इसमें एक बुक उठा लीजिए। आप मान के चलिए हर साल लगभग 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर काम करिएगा। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि इन बातों से आप धीरे धीरे जब आप विषय पढ़ेंगे तो इन बातों से आप फेमिलियर भी हो जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी एक समझ विकसित करेगा कि ये विश्व था कैसा, ये आपको भारतीय समाज में भी काम आएगा,
ये आपको जो है भारतीय समाज के अलावा जो आप राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति क्या थी, और उस इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद यूएस की पतली क्रांति, सी नोट्स बनती है, हाँ है ना, इतनी पतली सी नोट्स राइट, बनती है और उसमें बहुत व्यापक ज्ञान होता है। बहुत मतलब यूएस की क्रांति किस तरीके से थी और क्या यूएस में क्या ऐसे मूल्य थे जो हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में मजा आएगा, उसको जरूर मजा पढ़िए। भी आएगा और एकदम इंटरेस्टिंग है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखिए ना सर, वो कौन सा होता था, कौन सा हथियार हुआ करता था, गिलोटिन, ठीक है, उस पर सर डाल के काट दिया करते थे, है ना। तो बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बहुत घटना है, इंटरेस्टिंग है। मतलब पूरे इस सिलेबस में सर दो सेगमेंट जो मुझे व्यक्तिगत रूप से, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे सिलेबस में सर दो बातें बहुत पसंद है। एक है सर वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरा है आईआर। मतलब आईआर मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत में ही सबसे पहले आईआर पढ़ा था और आईआर पढ़ने की बदौलत मेरा इस सेवा के प्रति, इस एग्जाम के प्रति रुझान सर और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आईआर ने सर मेरी एक बहुत व्यापक समझ विकसित कर दी। और मेरे साथ तो सर था एक विषय मेरे लिए बहुत अच्छा और रहा, एथिक्स। एथिक्स, एथिक्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मतलब जीवन ने एक जैसे नया बदलाव आया। मुझे तो ऐसा लगा मेरे अंदर पुनर्जागरण आया। एथिक्स पढ़ने के बाद मुझे लगा अच्छा जीवन को इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि जब उसमें जीने का नजरिया इस तरह से, साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं उसमें हम, उसमें फिलोसफी भी पढ़ते हैं, पब्लिक एड भी थोड़ा सा देखते हैं, एक तरीके से पूरी सोच ही बदल गई सर। यस ठीक है, वैसे मतलब जो अपना जो व्यवहारिक जीवन है उस व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सारे बदलाव निकल कर सामने आए, है ना। बिल्कुल। तो खैर चलिए सर आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद आता है सर ये भारतीय समाज। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। अब देखो लिखा हुआ है इसमें कि भारतीय समाज बेसिकली क्या है, तो भारतीय समाज के बारे में बताना है। फिर भारतीय संस्कृति की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक समाज है और संयुक्त परिवार का विघटन है, बहुत सारी चीजें हैं। ये निबंध में भी ये मान के चलो आप यहां से एक तीर से ना दो निशाने लगा रहे हो, आप ये भी पढ़ रहे हो और इसके साथ साथ आपका ऐसे भी तैयार हो रहा है। और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या से संबंधित समस्याएं, गरीबी, डेवलपमेंट इश्यूज, ये सब निबंध के लिए आपके काम करेंगे, सब निबंध के लिए काम करेंगे। जितने टॉपिक हैं सारे के सारे निबंध के लिए आपके काम उत्कर्ष में मैं ये सेगमेंट पढ़ा रहा हूं इस समय, और आप मान के चलिए इसको भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, मजा आएगा आपको, क्योंकि इसके में आपको सोसाइटी के बारे में जानने का मौका मिलता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था कैसी है, राज्य व्यवस्था कैसी है, और समाज संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। तो इसके लिए भी सर कोई वैसे ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। क्या ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते ही है ना, ठीक है, ये पॉलिसी है तो एलपीजी की। इसके लिए भी आप क्या कर लिए, आप चाहो तो क्लास 11th की आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं सर, सोसाइटी की, इंडियन सोशियोलॉजी के लिए। इसके अलावा ऑलरेडी मार्केट में नोट्स हैं, उत्कर्ष के भी नोट्स जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएंगे इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस के, उससे आप पढ़ के अपना काम कर सकते हैं। सर दूसरी मुद्दे की बात यह है कि ये जो सेगमेंट है ना सर, ये सेगमेंट जुड़ा हुआ है करंट अफेयर से। हाँ बिल्कुल, है ना, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा जुड़ा हुआ है। अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल विजिट कर रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, अगर आप समाज में घटने वाले, जैसे मैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सर मणिपुर हिंसा, डिबेट भी सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिबेट्स भी जो है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। संसद टीवी को जाके सब, ऐसे तो आपने दुनिया भर के फालतू चैनल सब्सक्राइब कर रखे कर रखेंगे, नहीं कर रखे, सही से बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखे। लेकिन मैं आपको कुछ चैनल बताऊं, जैसे आप तो एक राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया, सनसेट टीवी हो गया, तो सनसेट टीवी का चैनल आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे जो डिबेट्स होती हैं वो सुनने का मौका मिलेगा और उससे आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर भी शाम को 9 बजे एक विषय विशेषज्ञ आते हैं, सिर्फ 15 मिनट की न्यूज़ होती है, उस 15 मिनट की न्यूज़ को भी आप देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प होगा, उसमें कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ से ये सेगमेंट हो गया सर। इसके अलावा जो है सोशल एम्पावरमेंट, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये पूरा का विषय है, ये सब इंडियन सोसाइटी है। फिर इसके बाद शुरू होता है यहाँ से आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में दोस्तों आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। इंडियन सोसाइटी अलग से, इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं जो आपके विषय से भी संबंधित है, ठीक है। जैसे आपने एलपीजी देखा है ना, एलपीजी भी आपका इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, कुछ चीजें उसकी पॉलिटिक्स से भी संबंधित है। तो इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि अरे सर एक विषय, इतने विषय कम थे क्या कि एक विषय, और वो उससे कनेक्टेड सब्जेक्ट ही है, लेकिन क्या है कि सवाल उन पे बनते हैं, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसको मैं अगर दो सेक्शन में डिवाइडेड है ये, इंडियन एंड और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले तो आपको एक बात करनी है, वो ये कि 6 से लेके 12 तक बिना किसी दोहरा के
6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी फॉलो करें। एनसीईआरटी। और बच्चे सर पता कंफ्यूज, सर नई पढ़े या पुरानी पढ़े? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन पढ़े है, या नई पुरानी एनसीईआरटी पढ़े। पढ़े, जो मार्केट में अवेलेबल है उसको उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। दोनों ही समान है, कोई बहुत ज्यादा उसमें समस्या नहीं है। नई वाली भी बढ़िया है, नई वाली में और इन्फोग्राफिक्स है उसमें बहुत ज्यादा, तो आपको पढ़ के मजा आएगा, ठीक है। तो जो अवेलेबल है, जो मिल जाए आप वो पढ़ लीजिए, नई वाली मिल जाए तो नई वाली पढ़ लीजिए, ठीक। लेकिन 6 से लेके 12 तक पूरी पढ़नी है, ये नहीं पूछना है कि सर 9th की पढ़ लें, 9th की छोड़ दें। अरे सर 6 की पढ़ के क्या करेंगे? नहीं भैया, 6 की भी पढ़ो और 12 तक भी पढ़ो। धीरे धीरे समझ विकसित होगी ना, जब आप 6 से पढ़ेंगे तो धीरे 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 परत दर परत खुलती है। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय होता है ना कि ज्योग्राफी में ऐसे होता है ना, जैसे पेज है ना, एक परत खुली, दूसरी परत खुली, तीसरी परत खुली, ठीक है, ऐसे ऐसे खुलती 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 चली जाती है। और एक समय ऐसा मेरे साथ तो सर ऐसा हुआ था कि ऐसे खुलते खुलते 20 दिन पढ़ने के बाद तो सब भर गया, नाचने लग गया पूरा भूगोल, ठीक है, ऐसा होता है। तो थोड़ा इसमें इसको पढ़ने के साथ साथ इसका रिवीजन भी जरूर करें सर। बाकी विषय में थोड़ा सा आप रिवीजन स्विच करके 1 दिन बाद 2 दिन बाद करेंगे ना, तो बाकी विषय क्या होता है कि 1-2 दिन बाद, हिस्ट्री जैसे आपने पढ़ी, आपने 2 दिन बाद रिवीजन किया, चल जाएगा सर। 3 दिन बाद आपने रिवीजन किया, चल जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसका रिवीजन आपने 48 आवर्स के अंदर नहीं किया जो आप पढ़ के आए हैं, तो सर नहीं चलेगा, डेफिनेटली भूल जाएगा, या मान के चलेगा। आप खुद भी आप ये महसूस करके देखिए, आप कोई भी एक लेक्चर अटेंड करिए ज्योग्राफी का, और उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे तक आप पहली बार उसे पढ़े, 48 घंटे आप छोड़ दीजिए, देखिए सब भूल जाएगा, 100% भूल जाएगा। तो इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, जरूर करिए। तो एनसीईआरटी एक बेस्ट सोर्स है। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया गया था, डीआर खुल्लर है, माजिद हुसैन है, महेश बल्लवाल सर की किताब है। इसके अलावा परीक्षा वाणी प्रकाशन की भी किताब आती है। जो भी आपको किताब सूटेबल लग रही है वो किताब आप लेके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। चलिए सर, ज्योग्राफी के बाद हम आगे आ जाते हैं, तो अपना दूसरा पेपर है दूसरा पेपर मुझे लग रहा है पॉलिटी के बारे में पर्याप्त जानकारी आप दे चुके हैं, ठीक है। इसकी जानकारी अभी अब मैंने आपको दी ही थी, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि पॉलिटी और गवर्नेंस, देखिए क्या होता है कि गवर्नेंस को लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, इग्नोर। हाँ, ये बात जरूर है कि इंडियन पॉलिटी को आप पहले पढ़ें। अगर आप पॉलिटी पहले पढ़ते हैं तो बाद में गवर्नेंस को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाती है, और बहुत आसानी से आप गवर्नेंस समझ जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप सोचेंगे पहले गवर्नेंस पढ़ें तो उसमें दिक्कत, देखिए इसमें क्या है कि पूरा, देखिए पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान ही नहीं होता है, ठीक है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को सर चलाने के लिए संविधान के साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, ठीक है, उनकी स्थापना करती। मतलब राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं, उन सारे कंपोनेंट का अध्ययन किया जाता है आपका पॉलिटी में, ठीक है। तो पॉलिटी में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, तो वो सारा का सारा आपको कवर करना है। सारा देखिए इसमें लिखा, ये जो सिलेबस लिख कर आता है ना, तैयारी जब आप करने वाला जो एस्पिरेंट है, जिसने तैयारी शुरू की, मुझे तो लगता है सर उसको 2 दिन सिलेबस पढ़ना चाहिए। 2 दिन जिसने तैयारी शुरू की सर, 2 दिन नहीं, 10 दिन। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिलेबस तो सर आपके डेस्क पर ऊपर लगा होना चाहिए। शुरुआत में तो आप 10 दिन सिलेबस पढ़िए और क्वेश्चन देखिए। सिलेबस को डिकोड करना भी आना चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको सिलेबस को अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जब तक सिलेबस को दोस्तों डिकोड नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको यही नहीं पता होगा कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिलेबस को डिकोड करना आना चाहिए, और मैं तो कहता हूं सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे इसमें है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर, ठीक, अब इसमें फीचर को देखिए सर, लगातार सवाल बनते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, ठीक है। अब संशोधन है, संशोधन से संबंधित ढेर सारे जजमेंट है, उस पे लगातार आपके यहाँ बेंच में सवाल बने हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यूट्यूब के इसी चैनल पर आपको संशोधन के प्रकार का एक वीडियो भी आपको मिलेगा, जहां पर सर ने डिटेल, संशोधन के प्रकार नहीं सर, वो बहुमत के प्रकार, सॉरी, बहुमत के प्रकार का एक वीडियो मिलेगा। आप एक संशोधन का भी शायद बनाने वाले थे। हाँ, बनाने वाले, जल्दी आएगा। हाँ, तो संशोधन के जितने भी प्रकार है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस पर, उसका भी एक, मतलब जितने भी जो कंसेप्चुअल टॉपिक है ना, वो सारे कंसेप्चुअल टॉपिक पर विपुल सर आगे आने वाले समय पर एक एक करके यूट्यूब पर वीडियो में कोई ऐसा कंफ्यूजन खास होता नहीं है, है ना, खास कोई संशोधन के जो प्रकार जो होते हैं उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कई बार कि संवैधानिक संशोधन, स्टेट में स्टेट किस कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर स्टेट का बहुमत लेना है ना। आप चर्चा ही कर दी है तो मास्टर को आप सर छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बता के जाएगा मास्टर ना। जी जी जी, लीजिए। अब आप चर्चा बता दीजिए। हाँ, शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में सर ये जो अमेंडमेंट होता है, ठीक है, संशोधन जो होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड किया जाता है, ठीक है। एक तरीका होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो सामान्य कानून बनाकर किया जाता है। सामान्य कानून जो बनाकर, यानी सिंपल लॉ बनाकर अमेंड किया जाता है, ठीक है।
सिंपल लॉ, और इसे हम संविधान संशोधन की लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। ये सामान्य कानून है। जैसे किसी भी राज्य का बंटवारा करना होता है, किसी भी राज्य का नाम बदलना होता है, या किसी राज्य में सर विधान परिषद की स्थापना करनी होती है, तो इसके लिए सामान्य बहुमत से संसद कानून बनाती है। हालांकि ये होता संशोधन है। क्यों संशोधन है? जाहिर सी बात है सर, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को एक भाग में बांट दिया गया, एक राज्य और आया। अब एक राज्य जब और आया तो पहली अनुसूची में हमें चेंज तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए संविधान में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं सर, होता है परिवर्तन। देखिए क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश है जी, अब उत्तर प्रदेश को एक भाग में आपने बांट दिया, एक नया राज्य निकल के आया। तो नया राज्य जब निकल के आया तो आप पहली अनुसूची में लिखेंगे ना, चौथी अनुसूची में आप चेंज करेंगे ना, तो चेंज आप कर रहे हैं। लेकिन ये 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि सामान्य कानून होता है। सिंपल लॉ बना के मतलब सामान्य बहुमत से संसद में पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य कानून से होता है। और बाकी जिन्हें हम अब तक हमारे भारत देश में जो 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जिन्हें आप संविधान संशोधन अधिनियम के तौर पे देखते हैं, वो अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत होते हैं। और अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत जो संशोधन होते हैं, एक तो ऐसा प्रकार होता है सर कि जिसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना होता है, और एक प्रकार सर ऐसा होता है जिन्हें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से तो पारित ही होना है, साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल में भी पारित होना होगा, जैसे जीएसटी इसका टाइप है। मतलब ये संशोधन है जो संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहा है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसे संसद में तो पारित ही होना है, साथ साथ आधे, अब देखो इसमें आधे से एक अधिक कहीं कहीं किसी किसी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, आधे से एक अधिक नहीं है सर, आधे राज्यों के विधानमंडल में क्या होना होता है उसे। तो ये 3 प्रकार के संशोधन है, जिसमें 2 आपके 368 के हैं, एक आपका सामान्य है। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन हम इसे मानते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम में हम इसे शामिल करते हैं, इसे हम सामान्य कानून है का दर्जा देते हैं, सामान्य कानून देते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ऐसे ही मैं सर उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे जो है पॉलिटी के कॉन्सेप्ट से रूबरू होते रहेंगे सर, आपके माध्यम से। आपका मार्गदर्शन बच्चों को मिलता रहेगा। उत्कर्ष परिवार हमेशा छात्र हित को सर्वोपरि मानकर चलता है। ठीक है, हमेशा उसके लिए छात्र हित सर्वोपरि होता है। आपकी जो मांगे होती हैं, आपकी जो डिमांड होती है, उस डिमांड को पूरा किया जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये नोट्स नहीं है, तो नोट्स हमारी तरफ से आपको उपलब्ध कराई जाती है। साथ साथ अगर किसी लेक्चर की डिमांड करते हैं, तो लेक्चर भी हमारी तरफ से आपको क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम लोग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा हम देखें तो ये पॉलिटी का सिलेबस हो गया। पॉलिटी के सिलेबस के बाद सर यहाँ पर बात आते हैं पॉलिसीज हैं। फिर सर ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं सर पॉलिटिकल डायनेमिक्स। पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, गैर सरकारी संगठन है, प्रेशर ग्रुप वगैरह, प्रेशर ग्रुप्स हैं। ठीक है, सहायता समूह, ये गवर्नेंस का भी पार्ट होता है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, दोनों का पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। फिर सेंट्रल स्टेट में द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना। दोस्तों ये है सोशल जस्टिस, ये है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के जो अति संवेदनशील वर्ग हैं। अति संवेदनशील वर्ग कौन है? जैसे मान लीजिए अति संवेदनशील वर्ग बच्चे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, महिलाएं भी संवेदनशील वर्ग का हिस्सा हैं। इसके अलावा जो वृद्ध जन है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, ये सब अति संवेदनशील वर्ग का हिस्सा है। तो दोस्तों इन अति संवेदनशील वर्गों के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या वेलफेयर स्कीम चलाई जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है ना। क्यों लाई जाती है? कल्याण, हमारा ऑब्जेक्टिव है देश को वेलफेयर स्टेट बनाना। प्रियम्बल में का मतलब जहां सर हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो। बिल्कुल हर वर्ग का, तभी तो हम समावेशी विकास की अवधारणा को पूरा कर पाएंगे, है ना। तो समावेशी विकास की अवधारणा को पूरा करना है, और हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव यही है। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं या किसी वजह से भी जो सुभेद्य हो गए सर, सुभेद्यता का शिकार है या सुरक्षित हैं, उनके लिए हमें कल्याणकारी योजनाएं लेके आनी है। सो इज देयर वास्तविक समानता को ऐसे ही स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल समानता, और मैं कहूँ सर समानता से ज्यादा महत्वपूर्ण है सर समता। समता, वही समानता से समता को ही सर वास्तविक समानता कह सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। क्या है कि अगर समाज में सर, समाज में हर आदमी की परिस्थिति एक जैसी नहीं है, तो एक जैसा कानून बनाकर हम समानता नहीं स्थापित, जैसा इंग्लैंड में हो रखा है। हाँ, एक जैसा कानून बना। कुछ मामलों में हम एक जैसा कानून बनाने की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे क्रिमिनल लॉज हो गए, ठीक है, तो इस मामले में एक जैसा कानून है। बाकी इसीलिए देखिए अनुच्छेद 14 का कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी समान परिस्थिति में समान व्यवहार, जो ये कह रहा है कि जैसे जिसकी परिस्थिति है वैसे व्यवहार। और उसका सर बेस्ट एग्जांपल है SC/ST एक्ट। हाँ बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। अरे भाई किसी को टैक्स जो ज्यादा कमाता है सर, वो
ज्यादा टैक्स देता है, जो कम कमाता है वो टैक्स नहीं देता है। इंडिया में ठीक है, ये भी तो progressive एग्जांपल है, tax- समान परिस्थिति में समान व्यवहार। राइट है ना? राइट ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसके अलावा आप देखोगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, ठीक है, यानी आपको शिक्षा और एचआरडी Social justice है। दोनों देखना है। हेल्थ पर भी हम काम करेंगे, है ना, हेल्थ से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। और फिर एक बार यहां पर लिखा हुआ है गरीबी और भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनके क्या क्या निहितार्थ है, ये सब सोशल जस्टिस का पार्ट है। डायनेमिक सेक्शन है दोस्तों, मैं ही पढ़ाऊंगा इसको और बहुत शानदार तरीके से आपको इस चीजें समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा एफर्ट डालूंगा। पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस। और जीएस पेपर 2 ऐसा होता है सर कि जैसा कि अभी बातचीत चल रही थी हिंदी के लिए, एथिक्स के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्कोर, लेकिन ये भी विषय ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट बन गए तो ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब ये भी आपको मान के चलिए, अगर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए तब सर, है ना। अगर एग्जामिनर को लग गया कि हाँ यू हैव अ कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट और उसके अलावा करंट से जोड़ना। हाँ, करंट से जोड़ना। अगर आप करंट से जोड़ पा रहे अच्छा देके हो, जाता है। आप रिपोर्ट्स का उल्लेख करिए, आप इंडेक्स का उल्लेख करिए, आप समितियां जो गठित हुई हैं, जिस क्षेत्र में जो समिति गठित हुई है आप उसका उल्लेख, तो रिपोर्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, समितियां और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सरकार की जो नीतियां हैं आप लिखिए दोस्तों आंसर में। और फिर देखिए नंबर कैसे नहीं मिलते आपको, मिलेंगे सर। आप ट्रेडिशनल आंसर लिखोगे ना, जो आज से 20 साल पहले 10 साल पहले जो लोग लिखते थे, भाई नंबर नहीं मिलेगा। अब जमाना बदल गया है, अब जमाना है आपका आंसर डायनेमिक होना चाहिए। आपके निष्कर्ष, जो आपका निष्कर्ष है सर, मैं हमेशा बच्चों को क्लास में हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, और जो इंट्रोडक्शन है वो इंफॉर्मेटरी होना चाहिए। मतलब इंट्रोडक्शन में आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डालो जिससे एग्जामिनर का अपने आप इंटरेस्ट जगे और वो मेन बॉडी पढ़े। मेन बॉडी पढ़ लिया। आप हो देखो ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट का ऑब्जेक्टिव है समाधान देना। एक लाइन में अगर आप देखेंगे सर, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसी स्किल डेवलप करिए कि आपकी कॉपी वो पढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पढ़वाइए सर। खाली जो है सूरत अच्छी होनी नहीं चाहिए, सूरत के साथ साथ सीरत भी बहुत जरूरी है। तो सूरत और सीरत दोनों दोस्तों बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपनी कॉपी पढ़वाने की कला विकसित करनी होगी कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ ले, वरना नहीं तो एवरेज मार्किंग है। एवरेज मार्किंग है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी हैंडराइटिंग पे भी काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपको अपना प्रेजेंटेशन भी सुधारना पड़ेगा, और फ्लो चार्ट वगैरह भी सीखना पड़ेगा। हैंडराइटिंग से काम नहीं, हैंडराइटिंग से तो आपने सूरत सुधार ली, लेकिन अंदर जो लिखा हुआ है, जो सीरत, वो भी सुधारना बहुत जरूरी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद सर आ जाता है फिर यही लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियां, ये वही पॉलिटी का पार्ट है, डेमोक्रेसी, सिविल सेवा, हाँ गवर्नेंस का पार्ट है, भारत अपने पड़ोसी देश और उसके साथ संबंधित, ये सेगमेंट है आपका आईआर वाला। अब सोचिए, सुनिए बात ध्यान से। आप लोगों को लग रहा होगा सर आईआर के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करें। आईआर के लिए कोई बुक नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आईआर के लिए कोई बुक नहीं है। आईआर तैयार किया जाता है समसामयिक घटनाओं के माध्यम से, करंट अफेयर्स के माध्यम से। आप रेगुलर करंट अफेयर पर अपनी निगाहें बनाकर रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां यात्रा कर रहे हैं, किस देश के साथ यात्रा कर रहे हैं, आप उसको अपनी नजर में जैसे प्रधानमंत्री मोदी किसी देश की यात्रा की, वहां पर उन्होंने कोई डील साइन की। अब वहां पर उन्होंने कोई डील साइन की तो हमारे लिए कितनी हितकर है, कितनी हितकर नहीं है, इन सारे मुद्दों पर सर के साथ भी चर्चा होती है। साथ साथ अगर आप संसद टीवी के डिबेट्स देखते हैं तो वहां पर भी इस बात पर चर्चा होती है, एक हेल्दी चर्चा होती है। और सिर्फ संसद टीवी की डिबेट देखें, आज तक और अन्य किसी चैनल की डिबेट आप देखोगे तो उसमें आपको उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा शायद ना मिल पाया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो देखिए खराब नहीं है, वो खराब नहीं है, लेकिन हमारा पर्पस नहीं पूरा खराब नहीं है। आपके एग्जाम के रेलिवेंट चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, न्यूज के, अगर आप न्यूज देखने के पर्पस से देख रहे हैं तो आप किसी भी न्यूज चैनल से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम की रेलेवेंसी, एग्जाम के अप्रोच वहां पर आपको नहीं बन पाएंगे ना। आप क्या हो जाएंगे, किसी तरफ हो सकता है बायस्ड हो जाए, या हो सकता है आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट बदल जाए। ठीक है, सोचने का, किसी भी चीज को सोचने का जो माइंडसेट है वो दूसरी तरह से आए। करेक्ट जी। सिटीजन चार्टर भी इसी का पार्ट है। ई गवर्नेंस, ये सारा गवर्नेंस का है। तो गवर्नेंस के तो आप मार्केट में आपको नोट्स मिलेंगे, गवर्नेंस वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन आईआर के लिए आपको समसामयिक घटनाओं पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उसी का पार्ट है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक संबंध, ये यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि आपको ये पढ़ना है। आप कहाँ 5 और 6 यूपी स्पेशल पढ़ लेना, यहाँ का भी तैयार हो जाएगा आपका, यहाँ का भी तैयार हो जाएगा। फिर सर आती है बात नंबर जीएस नंबर 3 की, और सर जी में आपका इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ देखिए, ये जो जीएस पेपर 3 है आपका, जीएस पेपर 3 आपका इंडियन इकोनॉमी से भी तैयार होता है, एज वेल एज आपका ज्योग्राफी से भी तैयार होता है ना। ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है, ठीक, क्योंकि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है उससे भी ये तैयार होता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी सर साइंस प्लस टेक
प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी में इंटरनल है। सिक्योरिटी, ये सारे सेगमेंट इसी में ये सारे सेगमेंट इसमें आएंगे और उसी सेगमेंट की सारी सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, ठीक है, समावेशी समृद्धि, सरकार के बजट के अव्यय और वित्तीय प्रणाली, ठीक है, प्रमुख फसलें, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ठीक है, सिंचाई की विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडार, ढुलाई, विपणन, ठीक है, ये सारी आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के तौर पे, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ये भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है ना, क्या है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि, ठीक है, उसी से संबंधित है। जो आपने ये सर ने जो सारी चीजें यहाँ पर लिखी, क्या क्या लिखा था सर ने, एक बार आप बता दीजिए। नंबर एक, ठीक है? एक मिनट, नंबर एक लिखा है मैंने यहाँ पर सर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी लिखा है, साइंस दूसरा लिखा जनरल है, साइंस, साइंस, टेक, टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट भी है, हाँ, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, डिजास्टर, टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमी जैसा सेगमेंट भी है। दोस्तों याद रखिएगा, ये पेपर अपने आप में एक डायनेमिक है, तो समसामयिक घटनाओं के अलावा आप इसमें इकोनॉमी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है, रमेश सिंह सर की है, उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको तमाम इसमें आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पेपर 4 पे आते हैं। पेपर 4 पे अगर आए तो सर ये है, अच्छा यही सर इसमें लिखा हुआ है, यही इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में सर अभी जैसे मणिपुर में चल रहा है मसला, हरियाणा के नूह में एक हिंसा चल रही है ना, तो ये हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट मसले होते हैं, इनको जरूर ध्यान। अभी कुछ दिन पहले देखिए पंजाब में भी चल रहा था, ठीक है, मणिपुर में अभी इस समय चल ही रहा है, खालिस्तान जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है, ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे नक्सली इशू, ये भी जो है इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है। तो इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन सर पूछता है वहां से। अच्छा सर, इंटरनल सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हैं वो निबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्सलिज्म, बिल्कुल, उग्रवाद, अतिवाद, आतंकवाद, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक जो होते हैं वो भी सर, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जो टॉपिक होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, दोनों के टॉपिक आपके निबंध के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। करेक्ट, ठीक, चलिए पेपर 4 पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि ये जोड़ा क्यों गया। सबसे पहले वो सुनना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि क्या होता है कि आप तैयारी करते हैं, है ना, तैयारी क्यों करते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सेवा भाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, लेकिन मन में रहता है मेवा भाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, सर हाँ छापना है। तो विचार सर अच्छे रखिए, अगर विचार अच्छे रखेंगे तो विकास अच्छा होगा, है ना सर। रावण के देखिए विचार अच्छे नहीं थे, धू धू कर लंका जल गई, ठीक है, इसलिए विचार अच्छे रखिए, विकास बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ ये क्यों जोड़ा गया उस उद्देश्य को आप समझिए, और आगे चल के आप अगर सिविल सर्वेंट बन भी जाते हैं तो उसको हमेशा ध्यान रखिए सर, क्योंकि जोड़ा ही इसीलिए गया है ये, ठीक है। इसके जोड़ने का मतलब मकसद ये नहीं था कि विषय में बेहतर समझ, देखिए क्या होता है कि एग्जाम क्या मांग रहा है आपसे, एग्जाम आपसे मांग रहा है कि आपके विषय में बेहतर समझ हो, है ना, एग्जाम आपसे मांग रहा है कि आपके अंदर प्रगटीकरण की क्षमता हो, है ना, एग्जाम आपसे मांग रहा है कि आपके लिए विश्लेषण की आपकी क्षमता हो, ठीक है। क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे, जब आप वहां एसडीएम की कुर्सी में जाके बैठेंगे, डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पे जाकर बैठेंगे, तो आपके अंदर एक्सप्रेशन पावर होनी चाहिए, आपके अंदर एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, है ना, आपके अंदर सब्जेक्ट की गहरी समझ होनी चाहिए। तो ये तो एग्जाम आपसे मांग रहा है, ठीक है, और इसके लिए जो पहले सिलेबस था वो भी उपयुक्त था, तो आखिर क्या जरूरत पड़ी इसको जोड़ने की, इथिक्स को क्यों जोड़ा गया, ठीक है। तो सर आपको बताएंगे, बताइए सर, क्या उसे फॉलो भी करना है आगे चल के। देखिए ऐसा है कि 2013 में सबसे पहली बार इसको सिलेबस में शामिल किया गया यूपीएससी में, ठीक। तो हुआ क्या, उसके पहले जो है बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी भारत सरकार के पास कि अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और लबासना जो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, तो लबासना मसूरी जब जाते हो आप, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट पहुँची यूपीएससी के पास कि जो अधिकारी आ रहे हैं उनमें नैतिकता का अभाव है, मॉरलिटी की कमी है, नैतिक वैल्यूज नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ का अभाव है। तो ये बात जब यूपीएससी तक पहुंची तो यूपीएससी ने फिर इस पे काम करना शुरू किया, और यूपीएससी ने GS4 नाम का एक विषय, GS4 में, जनरल स्टडीज 4 में एक पेपर लेके आए, और दोस्तों उस पेपर का नाम है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। उस पेपर का नाम है एथिक्स और इंटीग्रिटी। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो है आधा फिलॉसफी है, थोड़ा बहुत फिलॉसफी भी है इसमें, थोड़ा बहुत इसमें साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी भी है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, आपको बताऊं सर कि ये जो सब्जेक्ट है, जो एथिक्स इज एन अमलगमेशन ऑफ फिलॉसफी, यहाँ पर फिलॉसफी भी है, एथिक्स में आपको साइकोलॉजी भी मिलेगी, तो ये साइकोलॉजी भी है यहाँ पर। इसके अलावा थोड़ा बहुत सेक्शन यहाँ पर सर सोशियोलॉजी का भी है, और कुछ सेक्शन यहाँ पर सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी,
साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के अलावा दर्शन शास्त्र यानी इन फिलॉसफी सबको मिलाकर शामिल करते हुए इसका ऑब्जेक्टिव यही और है कि आपके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक, करना। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा साइकोलॉजी पढ़ना है, पूरा हाँ, फिलॉसफी पढ़ना है, नहीं। साइकोलॉजी और फिलॉसफी के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो आपकी सोच बदले। सर मुद्दा है सोच बदलने का, मुद्दा है धारणा पर। देखो सर, मुझे ऐसा मोरालिटी क्रिएट करने का मुद्दा मुझे आपके सर- भीतर। मुझे सर ऐसा लगता है कि दरअसल अब ये एथिक्स पढ़ाने की उम्र है नहीं। अगर मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करना ही था तो ये बहुत जूनियर क्लासेस पे करना होता है सर। क्योंकि सर साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट कहती हाँ, ये बहुत है, बड़ा साइकोलॉजी challenge की है। एक रिपोर्ट कहती है कि व्यक्ति के ब्रेन के न्यूरॉन्स का 90% डेवलपमेंट 6 साल से 9 साल की उम्र में हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में 90% न्यूरॉन्स का। और शुरुआत में ही अगर आपके मन में जो है ऐसी भावनाएं भरी हुई हैं कि भाई हमारे यहाँ तो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, आसपास आप देख रहे हो, तो आपकी भी वैसी सोच डेवलप हो जाएगी। तो ये पहली बात तो बहुत लेट हो गया है कि आपको ईमानदारी के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, सर ये हार्डकोर रियलिटी है, बहुत सारे लोग आते ही इस सेवा में इसलिए हैं कि उनका भौकाल हो, पावर हो, पैसा हो, सर्व ठीक करने है। का कोई लेकिन फिर भी सर मेरा ऐसा मानना है यूपीएससी के इस प्रयास के माध्यम से सर अगर हमें ज्यादा नहीं तो सिर्फ 10 से 20% लोग भी अगर इस पेपर को पढ़कर प्रभावित हो जाएं और सोच बदल जाए तो सर देश का बहुत कल्याण हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा। देश का कल्याण हो सकता है। जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है वो करप्शन भी कम हो सकता है सर। मुख्यतः जो करप्शन है वो तीन जो क्षेत्र है उनका गठजोड़ है। नंबर 1 है सर ब्यूरोक्रेसी। बहुत तगड़ी पीएचडी है करप्शन पे। नहीं मेरी कोई पीएचडी नहीं है सर करप्शन, मतलब करप्शन करने में नहीं की, मतलब करप्शन पढ़ाने में। ठीक है। तो एक तो जो स्ट्रॉन्ग जो नेक्सस जो काम करता है, एक ब्यूरोक्रेसी, दूसरा सर पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन के अलावा सर जो माफिया है, माफिया, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट, इन तीनों लोगों का स्ट्रॉन्ग नेक्सस अगर है किसी भी सेगमेंट में, किसी भी सोसाइटी में, तो वहां करप्शन होता ही होता है। और अगर ब्यूरोक्रेट बहुत ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश करेगा, ईमानदार रहेगा, तो उसका कर दिया जाएगा सर ट्रांसफर, उसका कर दिया जाएगा ट्रांसफर कि आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, हम दूसरा बंदा ले आएंगे। ठीक है, खैर इसी नेक्सस में फंस जाता है वो एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन चूंकि उसको इसी भी में ट्रांसफर फंसा का सर रहता डर है। है, हाँ। उसको भी पोस्टिंग कहीं पता चला मछली पालन विभाग में भेज दिया। भाई हर एक ब्यूरोक्रेट, हर एक आईएएस, ईमानदारी की बात तो यही है, हर एक आईएएस सर जो बनता है वो चाहता है कि भाई मुझे कलेक्टरशिप मिले। एक डिप्टी कलेक्टर जो सेलेक्ट होता है उसको लगता है कि भाई मुझे भी एसडीएम का चार्ज मिले, वरना तो फिर वो 9 से 5, 9 से 6 तक बाबूगिरी करता रहेगा वो। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी, देखिए क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी पद की तैयारी करते हैं तो आप वयस्कता की उम्र पार करने के बाद ये सब तैयारी करते हैं। एलिजिबिलिटी में भी वयस्कता की उम्र होती है, तो इतना आपके भीतर जरूर समझ विकसित हो जाती है कि जिस भी पद की हम तैयारी कर रहे हैं उस पद में जो चैलेंजेस क्या हैं। जैसे आप डॉक्टर बने सर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका सपना था डॉक्टर बनना, आप डॉक्टर बन गए। अब ढेर सारे पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक, खूब पेशेंट आ रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, अरे हटाओ, 20 पेशेंट देखना पड़ता है, 100 पेशेंट देखना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। ऐसे मेरा मान लो मैं चपरासी बन गया, सपोज को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, अच्छा लग रहा होगा तुम लोग को, चपरासी बना, बहुत बढ़िया फील कर रहे होगे ना। हाँ, मान लो आप मुझे पोछा लगाना है, अब मैं दिन भर गरियाते हुए पोछा लगा रहा हूँ सर, है ना, मन में मेरी गाली चल रही है। सर दिस इज नॉट गुड अप्रोच। आप किसी भी पद पर जा रहे हैं तो आपको उस पद की चुनौतियों को स्वीकार करना होता है। हम मास्टर हैं, हमारे लिए 2 घंटा की एक्स्ट्रा क्लास लग गई, ठीक है, तो हम एकदम, हमारा दिमाग ही खराब हो गया, अरे ऐसे कैसे। सर चैलेंजेस हैं, और जिस भी पद पर आप बैठते हैं उस पद की चुनौतियों को आपको स्वीकार करना होगा, और आपको अच्छे मन से उस पद की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा सर, है ना। अब रेलवे में कोई ड्राइवर नौकरी कर रहा है तो उसका ओवर टाइम 10-6 घंटा हो रहा है, तो उस चैलेंजेस को उसे पहले से पता था ना। सर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी 24x7 की नौकरी हो सकती है डिप्टी कलेक्टर की, ठीक है, तो उस चैलेंजेस को आप वहां पहुंच के एक्सेप्ट करिए। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात आजकल ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलती है, निगेटिव टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं है कि हम स्टेट को सर्व करने के लिए गए हैं, हम सोसाइटी को सर्व करने के लिए गए हैं। डेमोक्रेसी में सर, डेमोक्रेसी का अगर मूलभूत सिद्धांत हम समझने की कोशिश करें तो डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धांत तो यही कहता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है जनता के क्या है, सेवक हैं, सेवक हैं जनता के। अब ब्यूरोक्रेट्स जनता के सेवक नाम ही है और- सिविल सेवा। हाँ, नाम ही है सिविल सेवा। इस माइंडसेट को डेवलप होते हुए, मतलब बहुत कम ही ये माइंडसेट दिखाई पड़ता है कि हम जनता के सेवक हैं, बल्कि जनता के मालिक के अप्रोच से हम तैयारी भी करते हैं कि हम जनता के मालिक बनने जा रहे हैं, हम जिले के मालिक बनने जा रहे हैं, ठीक है, हम पूरा का पूरा इलाका हमारा होगा, भौकाल हमारा होगा, ठीक है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, इसकी चाहत में पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। अगर रियल एक्चुअल में देखा जाए तो ये चाहत नहीं है सर कि वी हैव टू सर्व द नेशन एंड वी हैव टू सर्व द कंट्री, वी हैव टू सर्व द पीपल, ठीक है, ये चाहत ही नहीं है। तो यही सारी चाहत को डेवलप करने के लिए पूरा का पूरा विषय आपका
जो पूरा है एड ऑन subject किया लेके गया आए हैं। है कि ये सारी चाहत आपके अंदर। आजकल तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी सर मैंने देखी है कि ब्यूरोक्रेट्स का, मैं जब पढ़ता था जब, तो मुझे जो सर पढ़ाते थे तो उन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि एक निगेटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, एक पॉजिटिव ब्यूरोक्रेसी होती है। एथिक्स पढ़ाते समय ही सर बताए थे। होता क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स अपना काम कर ले और किसी को पता भी न चले। दिस इज एक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स। आजकल सर पीछे कैमरा चलता है। एक तो ये बहुत एक ट्रेंड, पीछे कैमरा चलता है भाई। कलेक्टर साहब जा रहे हैं, पीछे कैमरा जा रहा है पीछे। दिस इज नॉट अ, मतलब सही तरीके से अगर देखा जाए, दिस इज नॉट अ गुड टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी सर। ठीक है, अब ये भौकाल मेंटेन हो रहा है चारों तरफ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीखना है आपको। ठीक है, हाँ इंडिविजुअल। कुल मिला के काम होना चाहिए, और दोस्तों काम ईमानदारी के साथ होना चाहिए। जी हाँ, काम होना चाहिए, और काम जो सर्विस डिलीवरी है, जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सही समय पर सेवा मिलनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है, सेवा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेवा का सही समय पर उपलब्ध होना सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतना बताया जी, पूरा सारे पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 1 के बारे में भी, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में, और खासकर हिंदी के बारे में। प्रीलिम्स का भी पूरा अप्रोच आपको सर ने बताया, और मेंस का भी पूरा अप्रोच सर ने बताया। सर एकदम आज एकदम पूरी तरीके से जज्बाती मोड में है। नहीं मेरा सर जज्बाती नहीं, ये वाली कुर्सी आपने ली है ना, तो आपको बोलना तो ज्यादा पड़ेगा ही। पोडियम की कुर्सी जिधर आती है, जैसे आप सर यहाँ होते सर को कम बोलना पड़ता है। पोडियम की कुर्सी है। मुद्दा ये भी सर मेरा, अब एक और कंप्लीट कर दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा सेशन बन जाएगा। तो एक इंटरव्यू का पोर्शन है, उसे आप कंप्लीट कर दीजिए। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? देखिए, प्रीलिम मेंस सबके ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने समझ लिए। आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण है, एक तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू का जो मूल बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो सर 2 मिनट में आपके समक्ष कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एथिक्स के लिए आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी। सोर्सेज भी बच्चों को बता देते हैं। एथिक्स के लिए आप मार्केट से कोई भी स्टैंडर्ड बुक परचेज कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट्स की बुक ले लीजिए। आप उत्कर्ष की भी बुक्स अवेलेबल है। नोट्स ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपको मिल जा रहा है। नोट्स ज्यादा बेटर है कि आप नोट्स फॉलो करिए, और इसमें भी जो सर समसामयिक घटनाएं हैं उसको भी थोड़ा देखते जाइए, क्योंकि समसामयिक घटनाएं आपको केस स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो सारे के सारे पोर्शन जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीति तय करिए। ठीक है, अब सर ने कहा कि इंटरव्यू पर जरा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इंटरव्यू बेसिकली दोस्तों, निबंध पर हमने चर्चा कर ही ली। अगर ये अच्छा, इसमें सर एक पेपर और है, ये जो यूपी का 5 और 6 है। 5 और 6 के बारे में, 5 और 6 के बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये है पेपर नंबर 5। ठीक, आपका ही पेपर विषय है नंबर, सर। हाँ मेरा ही विषय और है। आप अपना ही से बोल जा रहे हैं। पेपर नंबर 5, 200 नंबर का पेपर नंबर 5 दोस्तों। इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये सारे सेगमेंट आपको यहां पर पढ़ने हैं। ये सारे सेगमेंट आपके पेपर 5 और पेपर 6 में है। आयोग ने ऑप्शनल खत्म कर दिया है, और आयोग ने ऑप्शनल खत्म कर दिया है तो उसकी जगह 400 नंबर का ये सेगमेंट आया है। अच्छी बात है, पहले से जीएस ही बढ़ गया है। जीएस बढ़ गया सर। अच्छी बात यह है कि पहले जो है, जब तक ये सर 1 to 3 में था, तो जो 1 to 3 का जो मूल सिलेबस था उससे क्वेश्चन कम पूछ पा रहे थे आयोग। लेकिन अब क्या है, वो स्पेशल आपसे यूपी की जानकारी मांग रहे हैं। तो आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी की जानकारी यहां पर आपके लिए होना बहुत जरूरी है। तो पेपर 5 लेंदी सिलेबस है थोड़ा सा। पेपर 5 एक बात स्पष्ट कर दीजिए, जैसे कि एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, बच्चों के अंदर भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो मूल विषय है, हाँ, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इन विषयों को पढ़ने के बाद ही ये विषय समझ में आएगा, या अलग से इसके लिए कुछ मटेरियल है, अलग से अगर आदमी पढ़े तो वो समझ में आएगा, ऐसा कुछ है? तो आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि आप इसके शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, पेपर 5 और पेपर 6 के, तो आप क्या सलाह देंगे कि पहले आप मूल विषय पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ इसे पढ़ें, तभी इसके? देखिए, दोनों बातें हैं सर इसमें। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं, जैसे सर मॉडर्न हिस्ट्री की बात, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है आपको। अब उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो 16 महाजनपद में से सर 8 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश के थे। जी बिल्कुल। तो बेटर ये होगा कि आप पहले पूरे 16 महाजनपद पढ़ लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद जब मैं आपको यूपी पढ़ाऊंगा तो यूपी में फिर मैं 8 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही वो बताऊंगा। जैसे सर 1857 का आंदोलन है, तो 1857 के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी क्या भूमिका थी, इतिहास में आपसे यहां से ये पूछा जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टैटिक पार्ट है, उस स्टैटिक पार्ट को पढ़ने के साथ साथ या पढ़ने के बाद ही ये कवर किया जा सकता है? पढ़ने के साथ और पढ़ने के बाद ही कवर किया जा सकता है? बाद कवर किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। पढ़ने के बाद भी कवर कर सकते हैं, साथ साथ भी कवर किया, साथ साथ भी कवर कर सकते हैं। जब आप
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ने के साथ ज्यादा समय लग रहा है तो आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में लेकिन ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो सिलेबस में लिखा है, लाइन बाय लाइन सिर्फ वही पढ़ना। उत्तर प्रदेश की जैसे वास्तुकला लिखी हुई है तो आपको इस पर फोकस करना है, तो इसको आपको सेपरेटली अलग से पढ़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की वास्तुकला को, ठीक है। फिर उसकी महत्ता और रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद उत्तर प्रदेश का योगदान। ध्यान से सुनिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में यूपी का योगदान। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यूपी के लोगों का या उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा 1857 के आंदोलन के आसपास, तो आपको वो देखना है। ये यहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यूपी के जो सुविख्यात जो स्वतंत्रता सेनानी है और व्यक्तित्व हैं, सिर्फ आपको उन्हीं के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। तो पेपर 5 में जो आपने सर बात बोली है वो मैंने बात बताई यहां पर। पेपर 5 में अब जैसे पॉलिटी है तो ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है देखिए कि विधानसभा विधान परिषद, आप इसको पॉलिटी में भी पढ़ते हैं जी, ठीक है। बस आप स्पेशली फैक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे तो फैक्ट उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, अब उत्तर प्रदेश में जो राज्य व्यवस्था है, जरूरी थोड़ी ना है कि मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था अलग अलग हो जाएगी। राइट, पॉलिटिकल सिस्टम तो एक ही जैसा क्रिएट किया जाएगा। विधानसभा फैक्ट के स्तर पर बातें थोड़ा बढ़ जाएंगी, स्तर पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी लगभग एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अगर सिलेबस में हम देखें तो वही चीजें दोबारा एक बार फिर से आपके समक्ष आ रही हैं, तो ये भी तैयार हो रहा है, वो भी तैयार हो रहा है, एग्जैक्टली सर, रिवाइज भी हो रहा है। इसके बाद ये सारी की सारी पेपर नंबर 6 अगर बात करें, पेपर नंबर 6 में सर ज्योग्राफी है, मेनली ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन सब के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और ज्योग्राफी और इकोनॉमी के अलावा सर पेपर नंबर 6 में वही जो यूपी का जो प्राकृतिक संसाधन है, मृदा, ये सारी चीज घास के में, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये क्या होता है सर जनरली टफ इसलिए है क्योंकि सर इसके डेटा नहीं मिलते आसानी से। भारत के तो डेटा मिल जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको डेटा नहीं मिलेंगे। खैर आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैं उत्कर्ष परिवार का सदस्य बना हूँ, तो इसके आप चिंता मत करिए। निश्चित रूप से इसके लिए मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपके लिए एग्जाम में कोई समस्या ना हो। सर अगला जो चरण है वो आखिरी चरण है सर। इंटरव्यू के बजाय उसमें लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट। हाँ बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में बच्चों को समझाइए कि सर ये है सर पर्सनालिटी टेस्ट। तो सर बताइए बच्चों को थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में, और एक सिविल सर्वेंट के लिए सर, सिविल सर्वेंट के लिए एक पर्सनालिटी का क्या सर इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या है सर, बताइए सर इसके बारे में। देखिए सबसे बड़ी चीज ये समझिए कि इंटरव्यू क्यों रखा जाता है ना, ये समझने की जरूरत है कि आखिर इंटरव्यू में ये पर्सनालिटी टेस्ट क्यों ऐड किया गया। ऐसे भी तो आप विषय की बेहतर समझ तो डेवलप हो गई मेंस से, है ना, फैक्चुअल नॉलेज चेक कर लिया, मेंस में आपने सब्जेक्टिव नॉलेज चेक कर लिया, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक तोता लेकर आ रहे हैं, है ना, रट्टू तोता लेकर आ रहे हैं, दब्बू, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक रोबोट लेके आ रहे हैं सर। अगर मान लीजिए कि हम रोबोट, मान लीजिए कि आपने कोई कोडिंग की, है ना, कंप्यूटर में आपने कोई कोडिंग की कि ऐसा है कि एक जगह आग लगेगी, अगर ज्यादा व्यक्ति प्रभावित होंगे तो वहां जाना, कम व्यक्ति प्रभावित होंगे तो वहां जाना, है ना, तीसरी जगह आग लगेगी, वहां ज्यादा व्यक्ति प्रभावित होंगे तो वहां जाना। इस तरह से कोई कोडिंग हुई, एक रोबोट आया, तो रोबोट तो वही फॉलो करेगा जो उसे बताया गया है सर, या जो उसने जो है उसके अंदर जो मतलब सर आपने जो बात बोली है उसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग नहीं चाहिए। इंटेलेक्चुअल चाहिए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है इंटेलेक्चुअल के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी होनी चाहिए। खाली हम सर इंटेलेक्चुअल लोगों को ले आएंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मॉरल वैल्यूज के लेवल पर से एकदम करप्ट हैं, तो देश का उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। तो इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कमजोर चल जाएगा, इंटेलेक्चुअल कमजोर चलेगा, लेकिन मॉरल कमी वाला नहीं, मॉरल कमी वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, और एक सामाजिक समझ भी और होनी चाहिए। इस बात का परीक्षण सर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट में। ये एक तरीके से देखा जाए तो आपके भीतर समाज को लेकर क्या अवधारणा है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं समाज के बारे में, ठीक है, आपके अंदर कितनी नैतिकता, अब तक आपके जीवन में कितनी मोरल वैल्यूज आ पाई हैं,
ठीक है, या किसी भी पक्ष को लेकर, किसी विषय को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, ठीक क्या है? आप किसी एक धर्म या किसी एक जाति या किसी एक भाषा या किसी एक निर्जातीय समूह के प्रति ही कमिटेड तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप निजी तौर पर बिल्कुल बायस्ड हैं? निजी तौर पर आप बिल्कुल बायस्ड हैं, निजी तौर पर और मेंस में लिखे नहीं है? मेंस में तो नहीं लिखा, क्योंकि आप चालाक हैं, क्योंकि होशियार आप हैं। चालाक हैं, होशियार हैं। लेकिन असल में तो आप किसी एक धर्म के प्रति अगर बायस्ड है तो दोस्तों आप कभी भी न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो न्याय सुनिश्चित हो, समानता बरकरार रहे, इसके लिए आपका क्या होना बहुत जरूरी है? स्वतंत्र व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर भी सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए। जैसा कि हमारे भारत देश में पंथ निरपेक्षता की भावना है, है ना, सर्वधर्म समभाव की, सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए। तो दोस्तों पर्सनालिटी, अच्छा सर, कुछ लोग पूछते हैं कि पर्सनालिटी इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरू करें, तो मुझे तो हंसी आती है कि बच्चा जब पूछता है इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरू करें। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी दोस्तों उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप ठान लेते हो कि आप इस परीक्षा के लिए तैयारी करना चाह रहे हो। उस दिन से ही आपकी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस दिन से आप अपने व्यक्तित्व पर काम करने लगते हो, और व्यक्तित्व को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? करना भी चाहिए सर, उसी दिन से करना भी चाहिए, उसी दिन से करना भी चाहिए। आपको एक तो अच्छा कंटेंट हमेशा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे विचारों को पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी एक अच्छी समझ विकसित करेंगे। समझ में आ रही बात क्या? अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी तरीके से स्टडी करें, अच्छा कंटेंट पढ़ें। नैतिकता को सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, शामिल भी करना पड़ेगा। व्यक्तित्व में शामिल पढ़ेंगे ना सर तो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाएगा। जो आपके समक्ष जो आदमी बैठा हुआ है एज इंटरव्यूअर, ठीक है, उसके पास भी बहुत अनुभव है, ठीक है, घाट घाट का पानी पीकर वो भी आया है, बहुत सारे लोगों को उसने भी फेस किया है। तो जैसे आप एक छोटा सा लीजिए सर, कि आप अभी जा रहे हैं, कोई आपके सामने पड़ा, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100 में से सबको बता देते हैं कि कौन कैसा है, लेकिन हो सकता है 100 में 10-20 व्यक्ति को तो आप बता ही देते हैं कि ये कैसा है। हो सकता है एक ही मुलाकात में आप बता देते हैं कि ये कैसा है, ठीक है। तो क्यों बता देते हैं? हो सकता है उसके अंदर ऐसे कुछ गुण हो। तो जाहिर सी बात है कि आप जो पढ़ते हैं, आप जो करते हैं, आपके जो कार्यशैली है, उसका प्रभाव आपके पर्सनालिटी पर नजर आता है। तो अगर आप अपनी कार्यशैली को सुचारू ढंग से करेंगे, पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से करेंगे, नैतिक मूल्यों को साथ में रखते हुए, पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्य, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए कि नैतिकता का समावेश आपके भीतर होगा, और उस समावेश के साथ अगर आप अपना जीवन, तैयारी का जीवन जिएंगे तो आपके व्यक्तित्व में झलकेगा, और इंटरव्यू को अगर वो लगेगा तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी जो है जरूर, भले ही चरण आखिरी है, ये सबसे थर्ड स्टेज में आता है, लेकिन तैयारी इसकी उसी दिन से शुरू हो जाती है जब दिन आप ठान लेते हो कि आपको एक सिविल सेवक बनना है, आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना है। उस दिन से आप दोस्तों आपके इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ अपनी पर्सनालिटी में जो जो कमियां हैं, जो जो खामियां हैं, है ना, आपको अगर किसी बात से फियर है, डर है, तो उसको दूर करने का प्रयास करें, है ना, और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने का हमेशा प्रयास करें। और अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ज़रूरी निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ किताबों का भी सर सहारा लेना पड़ेगा। ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत देर ये सारी बातें हो गई, ठीक है, इन बातों को आप समझते हैं कि पढ़ भी लेते हैं, बहुत जगह से सुनते भी हैं। प्रैक्टिकलिटी पे अब आ जाते हैं सर, मॉक जरूर दें। हाँ, आखिरी में तो मॉक देंगे, आखिरी में आप 10 मॉक, 15 मॉक, 20, बहुत ज्यादा मॉक भी नहीं देना है सर। हाँ, अरे 4-5 मॉक दे देते हैं, 10 भी ज्यादा। क्या करते हैं लोग? अरे 10, 25-25 मॉक दे रहे हैं। 25 कोचिंग में जाते हैं और हर कोचिंग में 5-5 मॉक देते हैं, 100 मॉक देते हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो आप मिसगाइड हो जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे। इसलिए मॉक देना है, लेकिन ज्यादा नहीं, लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स में लिमिटेड मॉक्स दीजिए। और आप अपने, सर मुद्दे की बात है, आप अपने मूल व्यक्तित्व को खुद पहचानिए। हाँ बिल्कुल, अपने मूल व्यक्तित्व को आप खुद पहचानिए, और आपको खुद पता है वो टेस्ट क्या हो रहा है वहां पे? मुझे मूल व्यक्तित्व ही तो टेस्ट, मूल व्यक्तित्व का टेस्ट है। और आपको खुद पता है कि आपके व्यक्तित्व में क्या खामियां हैं। आपको पता है आपके व्यक्तित्व में क्या कमी है, मुझे पता है मुझे मेरे व्यक्तित्व में क्या कमी है, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। ठीक, अब जैसे सर ने कहा था ना कि पर्सनालिटी टेस्ट का क्या मतलब होता है, पर्सनालिटी टेस्ट का यही मतलब है कि आपका जो मौलिक व्यक्तित्व है उसका परीक्षण, और अपने मौलिक व्यक्तित्व को पहचानिए। अगर जैसे इंदौर जैसा शहर जो स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है पिछले 6 सालों से, ठीक, तो आज इंदौर शहर में रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी उसका पर्सनालिटी ऐसे डेवलप हो गया, उसकी सोच ऐसी विकसित हो गई कि मुझे अपने शहर को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। लेकिन हो सकता है वही व्यक्ति अगर किसी दूसरे शहर में चला जाए और दूसरे शहर में अगर वो गंदगी देख रहा है, तो हो सकता है कि उसी के प्रभाव में आ जाए और फिर वहां पर भी वही काम करना शुरू कर दे, थूकना और फेंकना शुरू कर दे। तो आसपास के क्षेत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका पर्सनालिटी अगर पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को सर्व करने
वाले होगे। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों के आइडियल बन जाओगे, इंस्पिरेशन, आप बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन हो। तो आपका जो एक्शन है, आपका बिहेवियर है, वो सोसाइटी को प्रभावित प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा, पूरा प्रभाव उसका समाज पर पड़ेगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, सोच को बेहतर रखिए, और कुल मिला के आपको इतना तो पता ही है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इतना विवेक तो सर हर व्यक्ति में होता है, इतना विवेक तो हर व्यक्ति के अंतर्गत है, हर व्यक्ति के अंदर है। तो सही और गलत में फर्क पहचानिए और सही का साथ दीजिए, गलत को इग्नोर करिए। भले ही कितना दबाव हो, कुछ भी हो, लेकिन साथ हमेशा सच्चाई की दीजिए, सही का साथ दीजिए, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को शानदार और बेहतर कोशिश करते करते दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर के कहने पर तुरंत एक साथ अगर आप परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो उससे भी व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है ना, उसका बुरा असर पड़ता है, साइकोलॉजिकली उसका बुरा असर पड़ता है। आप कोशिश करिए, अगर आप व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने पर्सनालिटी को सुधारना चाहते हैं, अपने अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश आप करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए, धीरे धीरे आप कोशिश करिए, धीरे धीरे करके हो सकता है 15 दिन, 20 साल, 6 महीने, 1 साल, ठीक है, लगे, और आप धीरे धीरे अपने अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर पाएंगे, साथ साथ आप सकारात्मक मूल्यों का भी विकास कर पाएंगे, आपकी पर्सनालिटी भी पॉजिटिव होगी, और सामने वाला जो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करेगा उसे भी वो भी इस बात को महसूस कर पाएगा कि हाँ, आपकी पर्सनालिटी बेहतर है और आप जो है इस नेशन को, इस सोसाइटी को सर्व करने के योग्य हैं, देने वाले हैं, हाँ, कुछ अच्छा देने वाले हैं। चलिए सर, इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं। सर, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया इतना, समय दिया, और आपने इतना जज्बाती तरीके से और एकदम इमोशनल, कहीं कहीं इमोशनल भी होकर, कहीं कहीं जज्बाती होकर सर ने पूरा का पूरा सिलेबस बताया। और हाँ, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो है बहुत ज्यादा नहीं बोलने दिया, सारी चीजें आपने खुद ही बताई, ठीक है। और साथ साथ आगे भी हम दोनों लोग मिलते रहेंगे, नए नए सेशन में मिलते रहेंगे। एक दिन सर हम लोग चलते हैं, एक मैराथन करेंगे, ठीक है। अगर बिल्कुल आगे समय मिला तो हम लोग ज्योग्राफी की और पॉलिटी की साथ में मैराथन करेंगे, लगातार एक कंबाइन सेशन के साथ, डुअल सेशन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ साथ खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। उत्कर्ष यूपी पीसीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारी जानकारियां आपको यहीं पर मिलने वाली हैं, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। और प्रयागराज सेंटर में आइए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज में रह रहे हैं, तो हमारे प्रयागराज सेंटर में आइए, और प्रयागराज सेंटर में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इस एग्जाम के लिए कौन सी कोचिंग क्लासेस हैं, किस समय बैच शुरू हो रहा है, कौन कौन से टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हमारा क्या प्रोग्राम है, हमारा क्या मॉड्यूल है। सारी जानकारी आपको हमारे प्रयागराज सेंटर पर आकर मिल जाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आई होप आप लोग अपना काम और बेहतर तरीके से करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। विपुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन सर। और साथ साथ अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये स्ट्रेटजी सेशन आपको पसंद आया, आपको लग रहा है कि आपने इससे कुछ सीखा है, और आपको ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने दोस्तों के मध्य, लर्नर्स के मध्य इसे शेयर करेंगे तो वो भी इससे कुछ सीख पाएंगे, तो आप इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों में लगातार इसे शेयर करते रहें। ऐसे ही सेशंस के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सुबह 7 से 8 करंट अफेयर की क्लास होती है, और 8 से 9 पॉलिटी, और शाम को 8 से 9 पॉलिटी की क्लास होती है। तो सुबह 7 से 8 लाइव आइए। करंट अफेयर के विभिन्न मुद्दों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, रोज करता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप आइए और उसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।